हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसल एकेडमी। मैं आपके साथ सिमरन। और जो हमने इसी वीक से एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम आपको केवीएस के पीवाईक्यूज करवाने वाले हैं, उसी का आज ये पार्ट नंबर 2 है। तो पार्ट नंबर 1 मैंने आप लोगों को करवा दिया था जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 50 तक मैथ्स के क्वेश्चंस किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बैच के बारे में बता देती हूँ कि रिकॉर्डेड बैच आपको टायर 1 प्लस टायर 2 दोनों टायर्स का आपको 1499 में आपको मिल रहा है। और अगर मान लो आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर ली है तो अभी सिर्फ आपको टेस्ट चाहिए, तो टेस्ट भी आपको मिल रहे हैं, यूनिट वाइज भी चैप्टर वाइज भी लाइव टेस्ट 499 में। और अगर आप पूरा कोर्स ले रहे हो तो इसमें आपको डेली क्लासेस, बुक्स, डेली टेस्ट प्लस रैंक और सिलेक्शन कंफर्म आपका होता ही है। तो चलिए अब हमारे पीवाईक्यूज को स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज द पार्ट नंबर 2 का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। पार्ट नंबर 1 आपका हो चुका है। द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 1 and 11। आपका एपी दैट इज द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इसकी फर्स्ट टर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है वो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d अप टू आपके ऐसे ही इंफिनिटी तक चलते रहते हैं नंबर्स। तो जो फर्स्ट टर्म होती है उसको हमेशा हम ए से डिनोट करते हैं, वो क्या है आपकी 1। इन्होंने कहा लास्ट टर्म, इसका मतलब यहाँ पर कहीं इसके एक लास्ट टर्म भी है। लास्ट टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं? एल से। फिर इन्होंने आपको सम दे दिया, इफ द सम ऑफ द टर्म्स, जो भी यहाँ पर आपके पास एपी में जो भी टर्म्स है उन सब का सम आपको दे दिया, वो कितना आपके पास है? 48। अब हमें एक फॉर्मूला पता है कि सम ऑफ एन टर्म्स, कोई भी एनी टर्म्स हो फर्स्ट से लेके लास्ट पर अगर आपकी स्टार्ट अगर होती है तो उसका सम कितना होता है? एन बाय में 2। अगर हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म के बारे में पता है, सम कितना आपके पास 48 है। एन कितना? एन तो इन्होंने पूछा हुआ है। एन क्या होता है आपका? नंबर ऑफ टर्म्स होता है। ठीक है, एन आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2। ए की वैल्यू 1 प्लस 11, 48 इज इक्वल टू एन बाय में 2 इंटू में 12। 2 6 12, 6 1 6, 6 8 48। एन की वैल्यू कितनी आ चुकी है आपके पास से? 8। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर इन्होंने क्या बोला? इफ द सेकेंड टर्म ऑफ अ जीपी। अब जो जीपी होती है उसकी टर्म्स को कैसे करते हैं? ए आर स्क्वेयर, ए आर पावर 3 अप टू आपके इंफिनिटी तक। ठीक है, आर क्या होता है आपका? कॉमन रेशियो। जो भी इन टर्म्स के बीच में जो कॉमन रेशियो उसको हम आर से डिनोट करते हैं। इसकी सेकेंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म आपके पास ये है। जो सेकेंड टर्म है जीपी की वो आपको दे रखी है, दैट इज द 2 एंड द सम ऑफ इट्स इनफाइनाइट टर्म्स। यहां पर भी आपको सम दे रखा है, लेकिन कितनी टर्म्स का? इनफाइनाइट टर्म्स का। कितना है? 8। तो जीपी के अंदर आपके दो सम के फॉर्मूलाज होते हैं। इसमें इसने बोला है कि सम ऑफ इट्स इनफाइनाइट टर्म्स, तो इनफाइनाइट टर्म्स का सम कितना होता है? ए अपॉन 1 माइनस आर इज इक्वल टू 8। आपको क्या निकालनी है? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म का मतलब है ए की वैल्यू चाहिए आपको। ठीक है, तो यहां से ए को तो एज इट इज ही रख दो, इज इक्वल टू में 8 माइनस में 8 आर। आपको इस ए की वैल्यू निकालनी है, तो यहां से क्या करो, आप इस आर की वैल्यू को देखो। आर की वैल्यू कितनी है? 2 बाय में ए। इस वैल्यू को आप यहां पर पुट कर दो, तो a इज इक्वल टू 8 माइनस 8 इंटू में 2 बाय में a। यहां से हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस 8a प्लस 16 इज इक्वल टू 0। जब आपके पास अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हमें सोल्व करना आता ही है। -4a प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो a इंटू a -4 इंटू a -4 इज इक्वल टू 0। आपके पास यहां से क्या बन गया? a -4 का होल स्क्वायर। इसका मतलब यहां से देखो जरा, a की वैल्यू कितनी है आपके पास? 4 है। अगर a 4 है तो इन्होंने क्या पूछा था? फर्स्ट टर्म ही पूछी थी, तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट Sn डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP। अगर पहले आप n टर्म्स को लेते हो तो उसका सम आप Sn से डिनोट करोगे। Sn कितना हो जाएगा? सम ऑफ n टर्म्स दैट इज द n बाय में 2 इंटू में 2a प्लस
n माइनस 1 इंटू में d। अब a क्या है आपकी फर्स्ट टर्म है और d क्या है आपका कॉमन डिफरेंस है। ये हो गया। फिर इन्होंने आगे आपको क्या बोला हुआ है, इफ आपको एक और फॉर्मूला यहाँ पर दे दिया, फॉर्मूला बोल दो या फिर रिलेशन बोल दो। S2n that is the sum of 2n terms is equal to 3 times of sum of n terms। जब यहाँ पर आप n टर्म्स का सम निकालते हो तो यहाँ पर आपने n को यूज किया है। जब आप 2n टर्म्स का सम निकालोगे तो n की जगह पर क्या यूज करोगे, 2 टाइम्स ऑफ n डिवाइड बाय 2। 2a प्लस में 2n माइनस 1 इंटू में d। और सम ऑफ n टर्म्स तो आपने कर ही रखा है, इसकी वैल्यू ये है और यहाँ पर आपको इस रिलेशन में पुट कर देना। तो जब भी आप इस रिलेशन में पुट करोगे तो n इंटू में 2a प्लस 2nd माइनस में d दैट इज इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा, n बाय में 2 3 टाइम्स ऑफ n देन 2a प्लस में nd माइनस में d। ये देखो जरा यहाँ पर n से n आपका कैंसिल आउट, यहाँ पर आ जाएगा 2a प्लस में 2nd माइनस में d दैट इज इक्वल टू 3a प्लस 3 बाई में 2 एंड d माइनस में 3 बाई में 2d। आपके पास यहाँ से ये वाली चीज आ जाती है। अब आपको इस रिलेशन को अगर आगे यूज करना है तो आप आगे कर सकते हो, यहीं पर रखना है तो आप यहीं पर भी कर सकते हो। आपके पास यहाँ से क्या हो जाएगा, 2a माइनस 3a ए प्लस 3 बाई 2 माइनस में 2 करोगे तो 2 माइनस 4 माइनस 3 तो माइनस n d बाई में 2 माइनस 3 बाई 2 प्लस d तो 2 माइनस 3 तो यहाँ पर भी आपके पास आ जाएगा माइनस का d बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो 2 टाइम्स ऑफ a माइनस भी कॉमन ले लो n प्लस 1 इंटू में d इज इक्वल टू 0। आपके पास यहां से ये वैल्यू आ जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको चाहिए किसका रिलेशन, S3n का रेशो चाहिए Sn के, S3n का रेशो Sn के साथ में लेना है। S3n मतलब कि सम ऑफ 3n टर्म्स, 3n डिवाइड बाय में 2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 दैट इज द 3n माइनस 1 इंटू में d। अब रेशो है n बाय में 2 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। देखो n बाय टू तो क्या है कॉमन, जो भी रेशो के अंदर कॉमन होता है उसको तो हम क्या कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। फिर यहाँ पे 3 एज इट इज रख लो। अब आप लोगों को 2a की वैल्यू पता है कैसे, देखो यहाँ पर आप लोगों ने रिलेशन बनाया, 2a की वैल्यू क्या है n प्लस 1 इंटू में d। तो यहाँ पर इस 2a की वैल्यू पुट करो, n d प्लस d प्लस 3nd माइनस में d। यहाँ पर भी पुट कर दो, लेफ्ट में भी और राइट में भी। 2a की वैल्यू है nd प्लस में d, nd माइनस का d, दोनों साइड से d और d तो क्या हो रहा है कैंसिल आउट। आगे कितना आ जाएगा 3 4 4 3 जा 12 n d का रेशियो 2 टाइम्स ऑफ n d। ये दोनों आपके कैंसिल आउट, 12 रेशो 2 ये कैंसिल आउट कितना आ जाता है 6 रेशो 1। ऑप्शन देखो जरा, यहाँ पर कहीं 6 रेशो 1 तो है ही नहीं। अब आप कहोगे मैम रेशो में तो इन्होंने दे ही नहीं रखा। अगर इन्होंने नहीं दे रखा है तो आप S3n अगर आपका रेशियो में अगर चल रहा है तो आप उसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, S3n अपॉन में ऐसे। तो ये आपका आया है 6 रेशियो 1, इसको आप अगर फ्रैक्शन में लिखोगे तो 6 बाय 1 दैट इज इक्वल टू 6 आप लोगों का क्या है आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अभी यहाँ पर क्या दे रखा है कि A4B आर इन AP। अगर मान लो कभी भी कोई भी टर्म्स अगर आपके पास AP में होती है तो इसका मतलब क्या होगा कि उनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो आपके पास क्या होता है सेम। अगर A4B आर इन AP दैट इज द 4 माइनस A इज इक्वल टू B माइनस 4, ये आपके पास AP की वजह से आ चुका है। फिर इन्होंने आगे क्या बोला हुआ है, A2, B आर इन GP।
अगर ये जीपी में है तो इनके बीच में क्या होगा, कॉमन रेशियो 2/a किसके इक्वल होगा, b बाय में 2 के, इतना होगा। दैट इज द ए बी की वैल्यू आपके पास क्या है, 4 है। आगे इन्होंने आपको दी है A1B, A1 कोमा बी, ये आपके पास क्या एपी में है, क्या जीपी में है, क्या एचपी में है। अब हमें इनका रिलेशन पता नहीं, मैं क्या करती हूँ सबसे पहले लेट कर लेती हूँ कि लेट ऑप्शन 1 इज ट्रू, कि लेट A1B आर इन एपी। अगर ये एपी में है, मैंने लेट किया, मैंने वो नहीं करा कि ऑप्शन को मैंने ए को करेक्ट कर लिया, मैंने लेट किया कि A1 कोमा बी मेरा एपी में अगर हो तो 1 माइनस ए b माइनस 1, तो यहां से कितना आ जाएगा 2 इज इक्वल टू a प्लस बी। क्या a प्लस बी की वैल्यू 2 के इक्वल होती है, यहां से देखना जरा, a प्लस बी की वैल्यू तो आपके पास कितनी होती है, 8 होती है, और यहाँ पर इन्होंने बोल दिया कि a प्लस बी की वैल्यू 2 होती है, तो ये वाली बात तो क्या है, गलत है। इसका मतलब ये आपके एपी में तो है ही नहीं। नेक्स्ट देखते, अगर मान लो मैं बी ऑप्शन को लेके चलती, बी ऑप्शन नहीं, आप लोग ऐसे ही कर लो, बी ऑप्शन से तो कंफ्यूज हो जाओगे, कि लेट A1B आर इन जीपी। अगर ये जीपी में अगर हो तब A1B अगर जीपी में है तो 1 बाय में A इज इक्वल टू B बाय 1 होगा। दैट इम्प्लाई कि AB की वैल्यू मेरे पास 1। क्या AB की वैल्यू 1 है, AB की वैल्यू तो कितनी है, 4 है। सो ये वाली जो स्टेटमेंट आई है ये भी रॉन्ग है, इसका मतलब ये भी गलत है। अब एचपी में देखते हैं कि क्या ये एचपी में, एचपी का मतलब होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। और अगर मान लो कोई भी वैल्यू अगर आपके एचपी में है, मैं यहां पर मान लेती हूं कि लेट A1 कोमा बी आर इन एचपी, तो जब भी ये एचपी में हो तो इनका जो रेसिप्रोकल होगा 1 बाय ए का रेसिप्रोकल, 1 का रेसिप्रोकल, 1 बाय बी का रेसिप्रोकल, वो किस में होता है आपके एपी में होता है। एचपी का मतलब है कि उनका रेसिप्रोकल किस में होगा, एपी में। करके देखो जरा, 1 माइनस 1 बाय ए, 1 बाय बी माइनस 1, क्या ये दोनों इक्वल है, यहां से आपके पास आ जाएगा 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी इज इक्वल टू 2। दैट इज द ए प्लस बी अपोन में ए बी, क्या ये 2 के इक्वल है, ए प्लस बी की वैल्यू ये रही, ए बी की वैल्यू ये रही। अगर मैं ए प्लस बी अपोन में ए बी करूं तो 8 बाय में 4 दैट इज द 2 आ जाता है। तो क्या a प्लस बी अपॉन ए बी की वैल्यू 2 ही है, यस इट इज ट्रू। अगर ये ट्रू है तो इसका मतलब क्या है, A1 और B मेरा किसमें है, HP में है। क्या ये AP और HP दोनों में ही नहीं है, तो गलत, ये ऑप्शन नंबर 4 क्या है मेरा, गलत हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये वाला जो क्वेश्चन है आपको, जब कॉम्प्लेक्स नंबर जब हम पढ़ते हैं तब आपकी ये प्रॉपर्टीज ही आती है। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आती है, ए बी सी डी आपकी चार की चार क्या है, प्रॉपर्टीज है। लेकिन अगर मान लो किसी को प्रॉपर्टीज नहीं ध्यान रहती है कि हमारा यहाँ पर कौन सा ट्रू है कौन सा गलत है, कई बार हम ये नहीं देखते हैं कि यहाँ पर हमें क्या बोला हुआ है, नोट, कि आपका इनमें से ट्रू कौन सा नहीं है, वो पूछा गया आपसे। कि जिसको प्रॉपर्टी आता है वो सीधा टिक करेगा, उसको पता है ऑप्शन डी भी करेक्ट है, ऑप्शन बी भी करेक्ट है, ऑप्शन ए भी, लेकिन ऑप्शन सी क्या है, गलत है। लेकिन अगर मान लो किसी को ना आता, कोई बात नहीं भाई, कभी कभार हमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज हो जाती, नहीं भी याद रहती। आप Z1 को मान लो x1 प्लस में आयोटा y1, Z2 को मान लो x2 प्लस आयोटा y2, ये आपने क्या कर लिया, लेट कर लिया। अब देखो जरा, अगर मैं Z1 और Z2 के आपस में क्या कर दूं, मल्टीप्लाई, सभी ऑप्शंस को देखते हैं कि कौन सा ट्रू है कौन सा गलत है। x1 और Z1 और Z2 के अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूं तो यहां से आ जाएगा x1 x2 माइनस में y1 y2 प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ y1 x2 प्लस x1 y2, ये आ रहा है। और अब मुझे इसका क्या लेना है, मॉड्यूलस। तो इसका मॉड्यूलस का मतलब क्या है, अंडर द रूट ऑफ x1 x2 माइनस y1 y2 का स्क्वायर प्लस में y1 x2 प्लस में x1 y2 का स्क्वायर, ये हो गया। ये मेरे पास क्या आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन का लेफ्ट हैंड साइड। अगर आपको प्रॉपर्टीज नहीं आती है तो कंफर्म है टाइम तो लगेगा ही, ऐसा तो नहीं है कि बिना टाइम के आप जल्दी जल्दी कर दोगे, टाइम लगेगा।
फिर इसके बाद राइट साइड को आप लोग प्रूफ करोगे तो यहां से आपका आ जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस में y1 का स्क्वायर अंडर द रूट। फिर आपका यहां पर भी आ जाएगा x2 का स्क्वायर प्लस में y2 का स्क्वायर। फिर आप इसको देखोगे तो वही है। अगर प्रॉपर्टीज नहीं आती है तो आप इस तरीके से जा सकते हो, लेकिन अगर आप लोगों को प्रॉपर्टीज आती है तो आप सीधा डायरेक्ट को ऑप्शन को टिक कर सकते हो। तो मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज लिखवा देती हूँ। एक प्रॉपर्टी आपकी होती है कि Z1 इंटू Z2 का अगर आप मल्टीप्लाई कर दो तो वो आपकी Z1 डॉट Z2 के इक्वल होती है। ठीक है, एक तो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर में ही होती है। अगर मैं कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मैं प्लस कर देते हैं तो वो मेरा हमेशा लेस देन इक्वल टू होता है अगर मैं उनको अलग अलग प्लस करके उनका मोड लेते हैं। फिर इसके बाद जो तीसरी प्रॉपर्टी है ना वो आपकी इस तरीके से आती है, मॉड्यूलस ऑफ Z1 माइनस मॉड्यूलस ऑफ Z2 का आप पूरे का जब मोड लोगे तो ये आपका छोटा होता है किससे, मॉड्यूलस ऑफ Z1 माइनस Z2। ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये इन्होंने गलत लिख रखे। तो इन्होंने हमसे क्या पूछा था, नॉट ट्रू, तो ऑप्शन नंबर सी है। एक प्रॉपर्टी ये है, एक ये है और एक ये। और जो फोर्थ प्रॉपर्टी है ये भी आपकी बिल्कुल ये ट्रू है, लेकिन हमसे क्या पूछा हुआ है, नॉट ट्रू। यही है आपके नॉट ट्रू। तो सीधा आप ऑप्शन सी को, वही मैं कह रही हूँ कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग आपको क्लास में ही लिखवा देते हैं कि हाँ जी ये आपको याद रखनी है, इनको भूल मत जाना, इनको सीधा डायरेक्ट याद करना है। नेक्स्ट आप लोगों के पास ये है, दो लाइंस की आपको इक्वेशन दे रखी है और आपको एंगल फाइंड करना है। एंगल को हम किसकी हेल्प से फाइंड करते हैं, जब भी आपको लाइंस की इक्वेशन दे रखी हो, कोस थीटा की हेल्प से। और कोस थीटा में आपके क्या लगते हैं, डायरेक्शन रेशियोज, दैट इज द b1 b2 अपॉन में मॉड्यूलस ऑफ b1 मॉड्यूलस ऑफ b2। अब ये b1 b2 क्या है, b1 तो आपके डायरेक्शन रेशियोज है किसके, लाइन 1 के। B2 क्या है आपके डायरेक्शन रेशियोज है किसके, लाइन 2 के। अब डायरेक्शन रेशियोज आपके ये होते हैं, लेकिन सीधा डायरेक्ट इनको मत ले लेना। क्यों, क्योंकि इसलिए नहीं लेना है क्योंकि जो भी लाइन होती है पहले उसको लाइन की इक्वेशन तो बनाओ। लाइन की इक्वेशन होती है x माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1। और नीचे यहां पर आपके क्या आते हैं, वो डायरेक्शन रेशियोज। मान लो आप a1 a2 a3, ये आपके क्या है, यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोज है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस का x आगे है तो इसको पहले लाइन की इक्वेशन अच्छे से बनाओ। जैसे यहाँ पर क्या है, 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स तो होता नहीं है, तो ये जो मान लो आप, ये तो आपकी है लाइन 1 और ये आपकी क्या है, लाइन नंबर 2। अब जो लाइन 1 है इसको अगर मैं इस फॉर्म में बनाती हूं तो वो क्या आ जाएगा, x माइनस 2 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन 7 दैट इज इक्वल टू z प्लस 3 अपॉन माइनस का 3। अब इसके जो डायरेक्शन रेशियोज है वो क्या आए हैं, 2 आया है, 7 आया है, माइनस का 3। ये तो मेरा b1 हो गया। ठीक है, इसका डायरेक्शन रेशियोज। अब अगर जो दूसरी लाइन है उसको भी अगर देखें तो x प्लस 2 अपॉन माइनस 1 दैट इज इक्वल टू y माइनस 4 अपॉन में 2 दैट इज इक्वल टू z माइनस 5 अपॉन में 4। इसके डायरेक्शन रेशियोज माइनस 1 2 4। ये आपके दूसरी लाइन के क्या है, डायरेक्शन रेशियोज है। अब कोस थीटा, कोस थीटा क्या है, इन दोनों की आपस में क्या करनी है आपको, मल्टीप्लाई b1 और b2 की कर दीजिए। माइनस 2 प्लस 7 2 जा 14 14 3 जा माइनस 12। नीचे वाले को मत करो, देखो आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं होगा ज्यादा। b1 का क्या लेना, मॉड्यूलस लो ही मत, b1 का मॉड्यूलस एज इट इज लिख दो, b2 का मॉड्यूलस एज इट इज लिख दो। क्यों, ऊपर न्यूमरेटर को देखो क्या बन गया, 0। नीचे चाहे आपकी जो मर्जी वैल्यू है, कुछ भी आए, मान लो मैं मान लेती हूँ कि p कुछ भी आ रहा है, मेरा p की वैल्यू क्या है, b1 और b2 के मॉड्यूलस के बाद मेरे पास कुछ भी आ रहा है, दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब आपके पास कोस थीटा की वैल्यू कितनी है, 0। और कोस थीटा मेरा 0 कहां पर होता है, 90 डिग्री पर। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आप लोगों के पास एक ये क्वेश्चन है, एक मिनट रुकना जरा मैं देख लू। लास्ट जो मैंने वीडियो बनाई थी ना उसमें थोड़ी सी दिक्कत थी कि बैकग्राउंड इश्यू आ रखा है, अभी तक तो सही चल रहा है। आपके पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, द पॉइंट्स ऑन अ लाइन, ये एक लाइन है
ठीक है, मान लो आपके पास कुछ इस तरह का क्या है, एक प्लेन है, ऐसा ऐसा कि ये एक्स, ये वाई और ये जेड, ऐसे आपके पास मान लो कोई भी प्लेन है और उसकी एक लाइन की इक्वेशन यहाँ पर, और एक आपके पास दूसरा एक पॉइंट पी है। ठीक है, मान लो ये आपका पी पॉइंट है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस डी है वो आपको दे रखा है। अब जो डिस्टेंस होता है उसके लिए हमारे पास क्या होने चाहिए, कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए, लाइन के कोऑर्डिनेट होने चाहिए और आपके पी लाइन के कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए, तब हम इसको क्या कर सकते हैं, इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए अब इस लाइन के कैसे कोऑर्डिनेट फाइंड करोगे, आप इसको इक्वेट कर दो किसी भी लैम्डा के साथ। तो पहले का आपका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 3 लैम्डा माइनस 2, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 2 लैम्डा माइनस 1, फिर आपके पास आ जाएगा 2 लैम्डा प्लस 3। ये आपके लाइन के कोऑर्डिनेट है और जो दूसरा पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट क्या है, 1 3 3 3। ये आपके लाइन के कोऑर्डिनेट होंगे और ये इसके। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस D है वो आपको कितना दे रखा है, 5 यूनिट। अब डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, x2 माइनस का x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ये होता है। अब डिस्टेंस कितना दे रखा है आपको, 5 यूनिट दे रखा है। अब बात रहेगी आपके x2 x1 की, मान लो इनको x2 मान लो, इसको y2 मान लो, इसको z2, और इनको क्या मान लो x1 y1 और z1। तो x2 माइनस x1 करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 3 माइनस 2 लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 2 माइनस 2 लैम्डा माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये हो गया 5 एज इट इज इक्वल टू अंडर द रूट। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 3 माइनस 3 लैम्डा का स्क्वायर, यहां पर करोगे तो आपके पास आ जाएगा 4 माइनस 2 लैम्डा का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा माइनस 2 लैम्डा का होल स्क्वायर। दोनों साइड क्या कर दो, आप स्क्वेयरिंग कर दो ताकि आपके ये ओपन हो जाए। यहां से ये आपका कैंसिल और दैट इज द 25 इज इक्वल टू 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस में 9 माइनस 12 लैम्डा प्लस 16 प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर, 4 टू ज़ा माइनस 16 लैम्डा प्लस में 4 लैम्डा स्क्वायर। आपके पास ये आ रहा है। जब आप इसको सोल्व करोगे ना तो मैं आपको सीधा डायरेक्ट लिखवा देती हूँ, क्योंकि मैंने सोल्व कर लिया है, पहले ही मैंने सोल्व करके रखा हुआ है कि मैं आपको सीधा डायरेक्ट ही लिखवा देती हूँ। जब आप इसको पूरे को सोल्व करोगे तब आपके पास आएगा 17 लैम्डा इंटू में लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू एक तो 0 आएगी और दूसरी क्या आएगी, लैम्डा की वैल्यू 2। अब आप लोग कहोगे कि मैम लैम्डा की वैल्यू तो 0 और 2 आ गई, अब हमें क्या करना है कि हमें कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है। अब कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड होंगे, यहाँ पर जो आपको ये कोऑर्डिनेट मैंने फाइंड करके दिया था लाइन का, इसी के अंदर ही थोड़ा सा चेंज करोगे तो बाकी के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे जिनका भी डिस्टेंस 5 यूनिट्स है, कहां से, इस पॉइंट P से, तो वो भी आपके आ जाते हैं। पहले पुट कर दो लैम्डा की वैल्यू को 0, अगर लैम्डा की वैल्यू को 0 पुट करोगे तो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे -2 -1 और 3। अब -2 -1 और 3 कौन सा करेक्ट हो रहा है, ये है नो, ये है नो। आपके पास कितने पॉइंट्स आएंगे, 2 पॉइंट आएंगे, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 में कितना है, एक ही पॉइंट है। अब दूसरा पॉइंट एंड लैम्डा की वैल्यू को कितना पुट करोगे, 2, तो जब आप 2 पुट करोगे तो 4, देन फिर 2 2 जा 4 माइनस 1 3, 2 2 जा 4 प्लस 1 3 7। तो आपके पास ऑप्शन नंबर 1 क्या है, यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ये आप खुद से कर लेना इसको सोल्व, इसका मैंने डायरेक्ट रिजल्ट आप लोगों का ये यहाँ पर लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब आपके पास क्या है कि आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, जिसके लिए आपके जो वेक्टर्स हैं ए बी सी, जो आपको 3 वेक्टर्स दे रखे, ये आपके कैसे हैं, यहाँ पर कोप्लेनर है। अगर मान लो कोई भी 3 वेक्टर्स अगर आपके कोप्लेनर होते हैं तो उनका क्या रहता है कि ए डॉट बी क्रॉस सी किसके इक्वल होता है, आपका 0 के इक्वल। अब आप कहोगे कि मैम पहले कि हम बी क्रॉस सी निकाले फिर उसका डॉट प्रोडक्ट ए के साथ करें तो ज्यादा लेंथी नहीं हो जाएगा। ऐसे वेक्टर्स के जो क्वेश्चन होते हैं उनको ज्यादा लेंथी नहीं करना होता है। ए डॉट बी क्रॉस सी का जो है उसको आप डिटर्मिनेंट फॉर्म में
स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट उसका बना सकते हो। पहले तो लिख दो अपने ए के कोऑर्डिनेट्स को, ए एक्स ए वाई ए जेड, फिर अपने बी वाले को लिख दो बी एक्स बी वाई बी जेड, फिर अपने सी वाले को लिख दो सी एक्स सी वाई सी जेड, और उनको किसके साथ इक्वेट कर दो, 0 के साथ। अब ए वाले जो कोऑर्डिनेट्स हैं आपके वो क्या है, 4 है, 6 है, 2 है, 1 -4 -3, लैम्डा 1 -3, ये किसके इक्वेट है आपका, 0 के। 4 इंटू 12 प्लस 3 -6 इंटू -3 प्लस में 3 लैम्डा, फिर आगे +2 इंटू 1 प्लस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0। जब आप इसको सोल्व करोगे तो 15 4 जा 60 प्लस 18 -18 लैम्डा प्लस 2 प्लस 8 लैम्डा इज इक्वल टू 0। और हमें तो क्या फाइंड करना है, लैम्डा की वैल्यू ही तो देखनी है। तो यहां से आपके पास लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 -10 लैम्डा, देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू 8। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ चुकी है आपके पास, 8 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके पास क्या है, एक स्फीयर है जिसके जो सेंटर्स है ना वो कहां से पास हो रहे हैं, A,0,0 0B 0 0 0 C एंड 0 0 0। द सेंटर ऑफ अ स्फीयर विच पासिस थ्रू द पॉइंट्स, आपको किसी भी स्फीयर के सेंटर्स को बताना है। एक स्फीयर की इक्वेशन बनाओ, उसको पास करवा दो आप यहां से। अब स्फीयर की इक्वेशन क्या होती है, बहुत इजी होती है। जैसे ही सर्कल के होते हैं उसको आप 3D में बना दो। सर्कल आपका 2D में होता है, स्फीयर आपका 3D में होता है। x माइनस एच का स्क्वायर प्लस में y माइनस के स्क्वायर प्लस z माइनस में l स्क्वायर इज इक्वल टू r। तो यहां से आप लोगों के पास आ जाएगा -2hx माइनस 2ky माइनस में 2zl प्लस डी। डी लिख रही हूं मैं, डी क्यों है, वेयर डी क्या है आपके पास, जो डी की जो वैल्यू होती है वो है आपकी एच स्क्वेयर प्लस में के स्क्वेयर प्लस में एल स्क्वेयर माइनस में आर का स्क्वेयर। ये आप लोगों के पास क्या है, डी। अब ये एच के एल ये आपके क्या है, सेंटर्स है। सेंटर क्या है आपके स्फेयर के, एच के और एल, मतलब कि हमें इन शॉर्ट किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एच की, के की और एल की वैल्यू ही हमें यहाँ पर फाइंड करनी। अब कैसे करेंगे, जो आपकी स्फेयर की जो इक्वेशन है वो कहाँ कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है, ए 0 0 से पास हो रही है, 0 बी 0 से पास हो रही है और 0 0 सी से। अगर मैं इसको ओरिजिन से पास करवाऊं, सबसे पहले ओरिजिन से पास करवाते हैं। अगर ओरिजिन से पास करवाएंगे तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। कैसे मुझे पता चला कि डी की वैल्यू 0 होगी, अगर ओरिजिन से पास हो रही है तो x को भी 0 पुट कर दो, y को भी 0 और आपके z को भी 0 पुट कर दो। सबको 0 हो जाता है तो d की वैल्यू भी 0 है। फिर मैं इसको पास करवाती हूँ a,0,0 से। अगर मैं इसको a 0 0 से पास करवा रही हूँ तो x की जगह पे a पुट करो, माइनस का 2ha इज इक्वल टू 0। अब a की वैल्यू 0 तो हो नहीं सकती है, इसका मतलब a की वैल्यू क्या है, 2h है। इसका मतलब h की वैल्यू क्या है, a/2। ये जो हमारे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है इसमें आपको h की वैल्यू मिल गई है a/2। फिर आप इसी इक्वेशन को किससे पास करवाओ, 0b 0 से। x की जगह पे 0 पुट करो, b की जगह सॉरी y की जगह पर b, z की जगह पे 0, तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा b स्क्वायर माइनस में 2kb इज इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू 0 तो हो नहीं सकती है, b की वैल्यू कितनी है, 2k। इसका मतलब k की वैल्यू कितनी है, b/2। अगर k की वैल्यू b/2 है तो c की l की वैल्यू मत निकालो, वो कितनी आएगी, c/2 ही आएगी। बिल्कुल एक पैटर्न में चलते हैं। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है। और जब आपको स्फीयर सर्कल इन सब के बारे में बताया जाता है वहां पर सीधा डायरेक्ट लिखवा भी दिया जाता है कि अगर मान लो स्फीयर की इक्वेशन यहाँ से पास होती है तो उसके सेंटर ये होते हैं एंड उसका जो डी डिस्टेंस होता है वो आपका ये हो जाता है, रेडियस उसकी ये होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रही है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। जो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम होती है वो क्या होती है आपकी, कंटिन्यूअस होनी चाहिए, 0 से लेके 4 तक में कंटिन्यूअस ये है। क्या ये डिफरेंशिएबल है, यस इट इज डिफरेंशिएबल। तीसरी कंडीशन क्या होती है कि एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए
दैट इज इक्वल टू बी माइनस ए दैट इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ सी। अब ये ए बी क्या है, जो ये आपको इंटरवल दे रखा है ना 0,4, इसमें ए की वैल्यू 0 है और आपके बी की वैल्यू क्या है 4 है। अब एफ डैश ऑफ सी का मतलब कि आपको इस एफ ऑफ एक्स का क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो यहाँ पर आपका जो एफ ऑफ एक्स है मैंने पहले ही कर रखा है आप लोगों के लिए। तो ये ना पैराबोला ना सर्कल, फिर उसके बाद क्या बचा कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला या स्ट्रेट लाइन है। अब आपका ये क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स, एम क्या आपका स्लोप है। हो सकता है कि भाई आपका m जो स्लोप है वो कुछ 1 ही आ जाए, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू ही तो आएगा ना आपके पास। तो यहाँ पर आपके पास जो ये बनी, ये क्या बनी, एक लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का मतलब है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनी है जो आपकी बिल्कुल लीनियर है यहाँ पर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी। कभी सोचो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो आपके पास होता है वो x बाय वाई इज इक्वल टू सी, कुछ ऐसा ऐसा होता है। सॉरी, x बाय वाई इज इक्वल टू सी नहीं, x बाय वाई इज इक्वल टू सी नहीं, एक्स वाई इज इक्वल टू सी, वो आपकी ये वाली इक्वेशन होती है। एक्स वाई क्या ये दोनों मल्टीप्लाई में है, नो ये तो हमेशा क्या रहेंगे, डिवाइड में। दैट इज ये क्या आपकी लाइन की इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब आपके पास ये 4 ऑप्शन है, इनमें हमसे ये पूछा गया है कि कौन सी आपकी क्या है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस का ये रहता है कि अगर मान लो आपने किसी भी इक्वेशन को x पावर n फाई ऑफ y बाय x, या फिर आपने कोई भी इक्वेशन को y पावर n फाई ऑफ x बाय y में अगर आपने लिख दिया तब तो वो होमोजीनियस है, अदरवाइज वो आपकी नॉन होमोजीनियस है। फर्स्ट को देखते हैं, dy बाय dx इज इक्वल टू में एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई अपॉन में एक्स स्क्वेयर प्लस में एक्स वाई। ऊपर देखो इसकी पावर भी 2 है, इसकी पावर 1 है, 2 2। तो ये आपकी नॉन होमोजीनियस। कैसे किया, मैंने इनकी पावर्स को देखा। अगर मान लो मैं यहां से क्या ले लेती हूँ, एक्स का स्क्वेयर भी अगर कॉमन लिया तो 1 प्लस में वाई बाय में एक्स का स्क्वेयर, यहां से क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वेयर अगर कॉमन लिया तो 1 प्लस में वाई बाय में एक्स। ये जो नीचे वाली जो फॉर्म है ये तो मेरी होमोजीनियस बन गई है, ठीक है। यहाँ नीचे तो क्या बन रहा है, फाई ऑफ वाई बाय में एक्स, लेकिन ऊपर आपका क्या फाई ऑफ वाई बाय एक्स बन रहा है, नो। तो ये आपका क्या है, नॉन होमोजीनियस है। तो ये तो होमोजीनियस हुई नहीं। अब ऐसे ही आप लोग थर्ड ऑप्शन को देखो जरा, डी वाई बाय डी एक्स है दैट इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स साइन वाई बाय में एक्स, 1 बाय में एक्स, क्योंकि जो एक्स है वो भी लिख लेते हैं। ये हो गया। क्या ये होमोजीनियस है भी या नहीं है, 1 माइनस एक्स अपॉन यहाँ पर x। अब देखो जरा, अगर मैं यहाँ से क्या ले लू कॉमन, अगर मैं x को अगर कॉमन ले लू तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1 बाय में x माइनस में साइन y बाय में x अपॉन में x। तो क्या ये होमोजीनियस है, नो। क्या बनना चाहिए था, अंदर सारी की सारी फॉर्म मेरी y बाय में x की बननी चाहिए, वो तो बन ही नहीं रही है। तो इसका मतलब ये भी मेरा होमोजीनियस नहीं। सेम ऐसे ही जो डी ऑप्शन है आप इसको करके देख सकते हो। अगर मैं x को कॉमन ले लू तो यहाँ से क्या बचेगा, 1 माइनस 2y बाई एक्स प्लस वाई अपोन में क्या बच जाएगा, x का स्क्वायर। तो ये भी मेरा क्या है, होमोजीनियस नहीं। अब बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी ही है जो मेरा क्या है, होमोजीनियस है। बट फिर भी आप लोग इसको एक बार जरूर चेक जरूर करना, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू में y बाय में x प्लस 1 बाय में कोस y बाय में x। ये भी होमोजीनियस, ये भी होमोजीनियस, दोनों अपने अपने क्या है, होमोजीनियस फंक्शंस है। तो यहाँ पर आपका बी। ये क्या कह रहा है, एरिया ऑफ द रीजन। आपको एरिया ऑफ द रीजन फाइंड करना जो आपकी क्या बाउंडेड बाय द लाइंस, इनसे बाउंड होना चाहिए। y की वैल्यू कितनी है, 1 है, y की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1। x इज इक्वल टू 2y प्लस 3, x माइनस 2y इज इक्वल टू में 3। अगर x की वैल्यू 0 हो तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 3y में 2। और अगर मान लो y की वैल्यू 0 हो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। अब इनको यहाँ पर फाइंड करोगे तो ये 3,0 यहाँ पर, और यहाँ पर ये माइनस का 3/2,0, मतलब कि ये तो लाइन आपकी इस तरीके से आ रही है, और यहाँ पर आपका ये और एक आपका ये। तो जो इनसे आपका बाउंडेड है, बाउंडेड का मतलब जिसको मैं अभी ग्रीन कलर करूंगी, ये वाला, इसके बारे में मैंने जो शेडेड किया ना, इसका आपको एरिया फाइंड करना है। इसका एरिया क्या हो जाए, y की वैल्यू कहां से स्टार्ट है, -1 से लेके 1 तक। लाइन की इक्वेशन क्या है, 2y प्लस में 3। ये हो गया
किसके साथ में इंटीग्रेट कर दोगे, y के साथ में। ये आपका एरिया आ गया। अब मैंने यही क्यों लिया, y का तो समझ में आ गया कि हमें इस रीजन से लेके इस रीजन तक का हमें यहाँ पर एरिया फाइंड करना है। उसके बाद क्या है, आपकी लाइन की इक्वेशन है, तो मैंने लाइन की इक्वेशन लिख दी क्योंकि x की वैल्यू मुझे लिखनी थी। आपका होता क्या है, एरिया इज इक्वल टू में जो भी आपका दैट इज द एक्स डी वाई, ये आपका एरिया का फॉर्मूला होता है। एक्स की वैल्यू कितनी है, 2y + 3, आप इसका सीधा इंटीग्रेशन कर दो, y² प्लस में 3y, और जब आप यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे -1 से लेके 1 तक, वो आपकी हो जाएंगी 4 - 1 - 3 दैट इज द 6, आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। क्या होता है रिजल्ट, e की पावर x को ध्यान में जब भी आपका आ जाए तो इसके बाद एक रिजल्ट को ध्यान रखा करो, f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x dx। जब भी आपको इसका क्या करना हो, इंटीग्रेशन अगर करना हो, तो इसका इंटीग्रेशन किसके इक्वल आता है, e x f ऑफ x प्लस c। ठीक है, अब कई स्टूडेंट्स क्या होंगे जिनको इस फॉर्मूले के बारे में पता होगा तब भी वो इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि वो क्या सोचते हैं कि भाई जो यहाँ पर स्टार्टिंग में लिखा होता है वही f ऑफ x होता है, तो वो करेंगे f ऑफ x कितना है, sin x है, और इसका जो डेरिवेटिव यहाँ पर होगा वो आपके पास कितना हो जाएगा, cos x। और मैम ये तो हमारे इसको कंडीशन को फुलफिल ही नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है ना, आप f ऑफ x की वैल्यू को चेंज करके देखो। अगर मैं f ऑफ x को कितना ले लूं, माइनस का cos x ले लेते हैं, फिर अगर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ माइनस का साइन एक्स दैट इज इक्वल टू साइन एक्स। इसका मतलब हमें ये लेके चलना है, इसको थोड़ा सा आप चेंज कर सकते हो, e पावर x माइनस कोस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स, ये है आपके पास। और कितनी लिमिट दे रखी है, 0 से लेके π/2। यहाँ पर भी मान लो आपको कुछ भी लिमिट दे रखी हो e की पावर, तो उसको बस यहाँ पर पुट कर देना, ये है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, e की पावर x, f ऑफ x आता है ना, f ऑफ x की जगह पर हमारे पास क्या है, माइनस का कोस x। अब हमारे पास ये है, और लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से लेके π/2 तक है। आप x की जगह पर π/2 पुट करोगे तो e पावर π/2 माइनस कोस π/2 माइनस टाइम्स ऑफ e पावर 0 और कोस 0, और वो माइनस का है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कोस π/2 तो हमारा 0 होता है, हमने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में देखा था कि कोस π/2 दैट इज द 90 डिग्री पर कैसा होता है, 0 होता है, और कोस 0 पर कितना होता है आपका, 1 होता है, और e की पावर 0 भी कितनी होती है, 1। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, e पावर 0 भी 1 होता है, कोस 0 भी आपके पास। देखो cos 2x और cos 2 थीटा के आपको 3-4 फॉर्मूलाज पता है, लेकिन यहाँ पर कौन सा यूज होगा, नीचे क्या यूज हो रहा है डिनोमिनेटर में, cos x और cos थीटा। तो यहाँ पर आप लोग लगाओगे कि cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वेयर x माइनस 1। सेम ऐसे ही cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वेयर थीटा माइनस 1, ये हो गया। इसको सीधा डायरेक्ट यहाँ पर पुट करोगे तो 2 cos स्क्वेयर x माइनस 1 माइनस टाइम्स ऑफ 2 cos स्क्वेयर थीटा प्लस 1, और डिवाइड बाय में क्या चल रहा है आपके पास, cos x माइनस cos थीटा। किसके साथ में इंटीग्रेशन करना है, dx के साथ में इंटीग्रेशन करना है, और ये अब यहां से ये कैंसिल आउट, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, 2 को मैं बाहर ले जाती हूँ, यहां पर आ जाएगा cos स्क्वेयर x माइनस में cos स्क्वेयर थीटा अपॉन cos x माइनस cos थीटा। किसके साथ में इंटीग्रेशन करना है आपको, x के साथ में। अब आपको एक और अलजेब्रिक आइडेंटिटी दैट इज द a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर का आप जब ओपन करोगे तो a प्लस बी a माइनस बी, आपको ये वाली अलजेब्रिक आइडेंटिटी पता ही है, तो 2 cos x प्लस cos थीटा इंटू में cos x माइनस cos थीटा, और अपोन में कितना आ जाएगा, cos x माइनस cos थीटा, ये आ जाता है,
ये और ये आपका कैंसिल आउट, किसके साथ में इंटीग्रेशन करना है, एक्स के साथ में। आपके पास से 2 cos x का इंटीग्रेशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, आपके पास आंसर आ जाएगा sin x। cos थीटा का आप इंटीग्रेशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो x cos थीटा, और प्लस में आपका क्या आता है c, 2 sin x प्लस x cos थीटा प्लस c। तो यहाँ पर आपका ये वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको ये वाला क्वेश्चन करना है। इसमें भी आप लोग देखोगे जरा, जब इसको प्लस माइनस वन करके देखोगे ना, तो आपका ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, लेट कर रही हूँ, क्या एक्स स्क्वेयर को वाई लेट कर लेते हैं। अगर एक्स स्क्वेयर को वाई लेट करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, वाई अपॉन वाई प्लस वन इंटू में वाई प्लस 4। ठीक है, अभी आगे मत करो कि dx का फिर आपको, नहीं वो सब कुछ मत करो, सिर्फ अभी तक इसको y पर ही रखो और इसके ऊपर क्या लगा दो, पार्शियल फ्रैक्शन लगा दो। इंटीग्रेशन में भी मत रखो, सिर्फ इसको इतना। अब हम सिर्फ अंदर वाली जो वैल्यू, इसकी वैल्यू देखते हैं। अगर आप पार्शियल फ्रैक्शन लगाते हो तो a अपॉन में y प्लस वन प्लस b अपॉन में y प्लस में 4, ये आ जाता है आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद। तो y इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ y प्लस 4 प्लस में b टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा, y प्लस में 1। अब इसको कैसे सोल्व करते हैं कि अगर मान लो, लेट कर लो कि लेट y इज इक्वल टू, अगर माइनस का 1 हो तो a की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, माइनस 1/3। और अगर मान लो y की वैल्यू -4 हो तो यहां से b की वैल्यू कितनी हो जाती है आपके पास, -1/413। ठीक है, अगर -4 है तो -4 प्लस 1 -3, दैट इज द 4/3। इसका मतलब जो ये अंदर वाली जो वैल्यू थी, इसकी जगह पर आपके पास क्या आ गया है, a की वैल्यू कितनी आई है, -1। देखो -1/3, 1/3 आपके दोनों में है, तो मैं 1/3 को पहले ही अलग कर लेती हूँ। माइनस का 1 अपॉन कितना आ रहा है आपके पास, एक्स स्क्वेयर प्लस 1। ठीक है, प्लस में 4/3, दोनों को अलग अलग ही कर दो। अगर आपने अलग अलग कर दिया है तो dx के साथ में आपका क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस में 4, यहाँ पे भी dx के साथ में। अब ये चीजें आ चुकी है। अब हम लोगों को एक और रिजल्ट पता है, जब आपको इंटीग्रेशन करवाया जाता है तब एक रिजल्ट और बताया जाता है कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस में ए स्क्वेयर, वो आपके किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन में a टेंजेंट इनवर्स x बाय में a प्लस c के। आपको अब ये वाला रिजल्ट यहाँ पर अप्लाई करना है। तो जब ये अप्लाई करोगे तो माइनस का 1/3 टेंजेंट इनवर्स x, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू में 4/3 टेंजेंट इनवर्स x बाय में 2 प्लस c। अब इसको जब यहां से आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पर 2 आएगा, -1/3 प्लस 2/3 टेंजेंट इनवर्स x/2। अब देखो जरा ये कहां पर आ रहा है, एक माइनस का एक प्लस का, ये है नो, ये है नो। अब इन दोनों में से आपका ऑप्शन नंबर बी, तो कौन सा करेक्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, बाकी सब गलत है। अब आपके पास ये दो सर्कल्स की इक्वेशन दे रखी है, ये आपकी इंटरनली टच करती हैं, ये आपकी इंटरसेक्ट ही नहीं करती, या फिर कभी करेंगी, कैसे करेंगी कैसे नहीं, आपकी हमें सर्कल की इक्वेशन पता ही है, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस में 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ये होती है। ठीक है, फिर उसके बाद जो सेंटर्स होते हैं सर्कल के, वो -g माइनस में f, ये होता है। तो अगर मैं इस सर्कल नंबर 1 के सेंटर देखूं तो -3 और -1 है। अगर मैं इसके सेंटर्स को देखूं तो वो कितने हैं, 4,2 है। ठीक है, अब यहाँ पर इसके क्या एक दूसरे को टच करेंगे या नहीं करेंगे, वो हम किस तरीके से फाइंड करते हैं कि जो भी आपके सेंटर्स हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखते हैं, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ सर्कल की जो डिस्टेंस आएगा, क्या वो आपका r1 प्लस r2, मतलब दोनों रेडियाई से आपका बड़ा है या फिर दोनों रेडियाई से आपका छोटा है। अगर ये बड़ा हुआ तो इसका मतलब क्या है कि डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, इसका मतलब वो आपस में आपके क्या नहीं करते, आपस में आपके इंटरसेक्ट ही नहीं करते। तो सेंटर्स आ चुके हैं, इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड कर लो।
x1 माइनस x2 होता है 4 प्लस 3 7 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 होता है 2 प्लस 3 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर इज 49 प्लस में 9 का स्क्वायर अंडर द रूट 58। अब बात रहेगी आपकी रेडियाई की। रेडियाई किस तरीके से फाइंड करते हैं, जैसे कि मान लो इसको C1 C2 इस तरीके से। C1 आप लोगों के पास 8 है, C2 आप लोगों के पास 4 है। जब मैं R1 निकालूंगी तो R1 हो जाएगा अंडर द रूट, ये पहले वाले पहले वाले सर्कल के G1 माइनस C, तो ये आप करोगे तो 9 प्लस 1, C1 कितना है माइनस का 8, तो 10 माइनस 8 दैट इज द अंडर द रूट 2। अब R2 की वैल्यू देखो जरा, R2 की वैल्यू हो जाएगी, जो सेंटर्स है उनका तो स्क्वायर कर दो, माइनस में C2 दैट इज इक्वल टू अंडर द रूट 16, कितना आ गया 4। अब डिस्टेंस तो आ रहा है आपके पास अंडर द रूट 58, और अंडर द रूट 58 जो भी आपके पास रहेगा इसकी वैल्यू कुछ 7 पॉइंट समथिंग आएगी। और अगर मैं R1 प्लस में R2 कर दूं, रूट 2 की वैल्यू हमें पता है 1.412 समथिंग होता है, प्लस 4, तो ये कितना आ रहा है 5.512, तो ये तो वैल्यू क्या आ गई, इससे बड़ी आ जाती ना, तो इसका मतलब क्या है, ये आपस में यहाँ पे के इंटरसेक्ट करते ही नहीं। अगर वो नहीं आती बड़ी वैल्यू तब आपका वो आपस में इंटरसेक्ट करते, फिर हम देखते इंटरनली एक्सटर्नली, लेकिन अगर आपका ये बड़ा ही आ जाता है अगर डिस्टेंस, तो फिर वो आपका इंटरसेक्ट करता ही नहीं है। ये जो क्वेश्चन है इसको रीड करते हैं अभी। 54% स्टूडेंट आपके ऐसे हैं जो आपके शॉर्ट स्टोरीज को रीड करते हैं। आप शॉर्ट स्टोरीज को ऐसे डिनोट करते हो, और कितने स्टूडेंट हो आपके 54%। फिर उसने बोला है कि पोएम्स को कितने रीड करते हैं आप, के 62% है। फिर उन्होंने बोला x% ऐसे हैं जो आपके दोनों को, दैट इज द इनका इंटरसेक्शन कितना है x%। अब इन्होंने पूछा आपसे कि भाई इसकी क्या वैल्यूज रहने वाली x की। सब लोग अगर इसको मतलब सीधा डायरेक्ट करेंगे तो सबका आंसर आएगा 16, बट इसका आंसर 16 नहीं है, क्योंकि ऑप्शन सी और ऑप्शन डी देखो इन्होंने कुछ आपको इंटरवल भी दिया हुआ है। अभी s और p का इंटरसेक्शन, इन दोनों के इंटरवल की वैल्यू क्या होती है आपकी, लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट जो आपकी शॉर्ट स्टोरीज को लाइक करते हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट जो आपकी पोएम्स को रीड करते हैं, ये आपका ग्रेटर देन होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट जो आपकी स्टोरीज को करते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो आपके पोएम्स को रीड करते हैं, माइनस में टोटल। टोटल कितना होगा आपका 100% आपका क्या होगा टोटल। दोनों जो आपके लाइक करते हैं स्टोरीज और पोएम्स को, वो आपके इनके इंटरवल के बीच में रहेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों के पास आ जाएगा 54% प्लस में 62% माइनस में 100%। ये आपका x% किसके बीच में आ रहा है, इन दोनों के मिनिमम 54% और 62%। तो यहां से आपके पास आ जाएगा 16%, यहां से x% लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ, इन दोनों का मिनिमम क्या है 54% है, इन दोनों का मिनिमम सीधा मिनिमम ही लिख दो। इन दोनों का जो मिनिमम है वो आपके पास है 54%, मतलब x की जो वैल्यू है x% की, पर इन्होंने x% नहीं पूछा, सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू। अगर मैं सिर्फ x की वैल्यू देखूं तो वो मेरी 16 से लेके 54 की क्या है बीच की। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब आपको एक फंक्शन दे रखा है, इसकी क्या करनी है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। चलो मान लो फंक्शन की तो आपको नहीं आती, लेकिन आपको क्या दिख रहा है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिख रहा है। ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आप लोगों को बता रखा है कि a sin x प्लस b cos x, ये जो आपका होता है ये अंडर द रूट a² प्लस b² से लेकर माइनस टाइम्स ऑफ अंडर द रूट a² से लेकर b² के बीच का होता है। अब इस क्वेश्चन में इन्होंने a की वैल्यू भी 1 दे रखी है, b की वैल्यू भी 1, तो मैक्सिमम वैल्यू तो आपकी ये होती है और मिनिमम वैल्यू आप लोगों की ये होती है। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर a की वैल्यू भी 1 है, b की भी, दोनों का स्क्वायर करोगे तो √2, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपके पास यहाँ पर ये दे रखा है कौन सी सिमेट्रिक है कौन सी स्क्यू सिमेट्रिक है। देखो सिमेट्रिक के लिए क्या होता है कि अगर आपके पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, आपने उसका ट्रांसपोज को हम टी से भी डिनोट करते हैं और ट्रांसपोज को हम इसके ऊपर डैश लगा दो उससे भी करते हैं।
अगर आपने वो लिया और अगर आपका वो दोबारा से क्या आ जाए, ए के ही इक्वल अगर आ जाए, तब तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम? सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। लेकिन अगर आपने उसका ट्रांसपोज लिया और अगर आपका वो दोबारा से माइनस ए के ही इक्वल अगर आ जाए, तब उसको क्या बोलते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। अब आपको तीन ऑप्शंस यहाँ पर दे रखे, इनको चेक करना है। मैं पहला ऑप्शन उठाती हूँ, ए प्लस ए डैश, ये सिमेट्रिक है या फिर स्क्यू सिमेट्रिक है? मिनट, इसके ऊपर बात आ गई कि दैट इज अ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। आप इसका ले लो ट्रांसपोज। ट्रांसपोज को आप टी से भी डिनोट कर सकते हो, आप इसके ऊपर डैश लगा के भी आप कर सकते हो। ये आपका ओपन होगा ए डैश प्लस में ए डैश का दोबारा से डैश। ये आपका क्या होता है? ए का ट्रांसपोज प्लस में, अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने के बाद अगर दोबारा ट्रांसपोज ले लूं तो वो मेरा ए ही होता है। तो ये तो मेरी दोबारा से इसी के इक्वल आ गया, इसका मतलब ये तो सिमेट्रिक ही है, ट्रू बात है। फिर अगर मैं ए माइनस ए डैश को देखो और इसका ट्रांसपोज लू, तो ए का ट्रांसपोज माइनस में ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये मेरा किसके इक्वल आ जाएगा? ए ट्रांसपोज माइनस में, दैट इज द नेगेटिव टाइम्स ऑफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज। ये क्या आ रहा है? इसका नेगेटिव टाइम्स आ रहा है ट्रांसपोज लेने के बाद। इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है, कौन सी है? स्क्यू सिमेट्रिक है। आपकी फर्स्ट ट्रू है क्या? ओनली सेकंड ट्रू है? नो। क्या आपका सेकंड ट्रू है? नहीं। अब फर्स्ट तो हो गई, थर्ड भी देखनी पड़ेगी आपको। अगर मैं ए और ए का ट्रांसपोज देखूं कि क्या सिमेट्रिक है या नहीं, जब भी आप दो प्रोडक्ट मैट्रिक्सेस का ट्रांसपोज लेते हो तो वो हमेशा राइट साइड से ओपन होता है, इसका ट्रांसपोज इनटू में ए का ट्रांसपोज। एक मैट्रिक्स का अगर दोबारा से ट्रांसपोज ले रहे हो तो वो उसी के इक्वल मैट्रिक्स के ही, तो ये तो दोबारा से इसी के इक्वल आ गए। ये कैसी आई? ये सिमेट्रिक का, इसने कहा क्यों सिमेट्रिक, तो आपने कहा ये भी गलत है, ये भी गलत है। ओनली वन इज ट्रू, आपके सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट ही यहाँ पर क्या है? ट्रू है। बाकी या तो स्क्यू सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक, वो इन्होंने आपको गलत लिख के दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन इसने क्या पूछा है? नंबर ऑफ रियल रूट्स आपको बताने, इसको आप सोल्व करो। जब इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 2x। आगे सोल्व करोगे तो एक्स स्क्वेयर प्लस 9 माइनस का 6x। आगे सोल्व करोगे तो एक्स स्क्वेयर प्लस 25 माइनस में 10x इज इक्वल टू 0। लेफ्ट साइड को जब और आगे सोल्व किया तो 3x स्क्वेयर माइनस 2x, 6 प्लस 2 8 माइनस का 18x, 9 प्लस 1 10, 35 इज इक्वल टू 0। आपके पास क्या बन गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका क्या करोगे? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वेयर माइनस 4ac। पहले आप वही चेक कर लो, उसी से पता चल जाएगा कि क्या इसके रूट्स रियल आएंगे भी या नहीं आएंगे। अगर आए तो कंफर्म है कि दो ही आएंगे या वन, या फिर एक भी नहीं आएगा। अब b दैट इज द माइनस 18 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 35, 324 माइनस का 420। यहां से जो भी वैल्यू आएगी कैसी आएगी? लेस देन 0। अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट जो है अगर वो लेस देन 0 आता है तो जो भी रूट्स आपके पास आएंगे वो कैसे आएंगे? रूट्स आर इमेजनरी। रूट्स आपके इमेजनरी आएंगे। तो क्या रियल रूट्स आएंगे? नो, ना 1 ना 2। कितने रूट्स आएंगे? 0, क्योंकि रियल तो इसके पास कोई भी होगा ही नहीं। जितने भी रूट्स आएंगे सारे के सारे कैसे होंगे? आपके देखो इसका क्या करना है, क्वाड्रेटिक फंक्शन, इसकी आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वो कहां पर एग्जिस्ट करेगी? मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट एट कहां पर? या मिनिमम वैल्यू आपकी हैपन या फिर मतलब कुछ भी, मतलब कहां पर, कौन से पॉइंट पर आएगी? जहां पर आपका एक्स होगा माइनस बी टाइम्स ऑफ 2a। अब यहाँ पर इसको किससे कंपेयर करोगे ताकि आपको a और b की वैल्यू पता चल जाए? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, इसको इसके साथ में जब कंपेयर करोगे तो b की वैल्यू कितनी है? माइनस का 6, a की वैल्यू कितनी है? 3, तो 6 बाय में 6 इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी है? जब आप यहाँ पर फंक्शन में x की जगह पर 1 पुट करोगे तो आपके पास मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 6 प्लस में 5, that is the minus 3 plus 5
इज इक्वल टू 2। तो एफ ऑफ 1 मिनिमम वैल्यू आपकी कहां पर आ रही है? 1 पर आ रही है। और कितनी आ रही है? यहाँ पर आपको मीन निकालना ऑब्जर्वेशंस का, लेकिन आपका पहले से एक अज्यूम्ड मीन आपको दे रखा है। तो इस टाइप के मीन को कैसे निकालते हैं? x इज इक्वल टू अज्यूम्ड मीन प्लस में जो भी आपका ये दे रखा है इन्होंने, दैट इज द समीशन ऑफ एक्स आई माइनस एन, जो आपने डेविएशन से निकाला है, अपॉन में एन आपके पास ये आ जाए, दैट इज द एन नहीं, यहाँ से आपका जो भी अज्यूम्ड मीन है, जो भी एज्यूम्ड मीन से आपने निकाला है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? एज्यूम्ड दैट इज 18 प्लस में कितना निकाला आपने? 75 डिवाइड बाय में ऑब्जर्वेशंस, कितनी ऑब्जर्वेशन है? 25। तो x इज इक्वल टू 18 प्लस 25 1 जा 25, 25 3 जा 75, 3 x की वैल्यू 21। ये सारे फॉर्मूलाज जब हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं ना, तब आपको सीधा डायरेक्ट ही करवा दिए जाते हैं कि जब अपने मीन को ऑब्जर्वेशन से देखा, डेविएशन से आ जाता है, कुछ भी मतलब आपका रहता है, अलजेब्रिक सम इन्होंने डेविएशन से दे दिया, अज्यूम्ड मीन दे दिया, ऑब्जर्वेशंस दे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वैल्यू ऑफ cos 20, cos 40, cos 60, cos 80 डिग्री। अब cos 60 की तो हमें वैल्यू पता है, उसको तो अपना सीधा ही लिख देंगे, लेकिन बाकी तो नहीं पता ना, तो cos 60 की वैल्यू तो लिख दो। cos 60 की वैल्यू 1 बाय में 2 और इनटू में cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री और cos 80 डिग्री, इनकी हमें क्या करनी है? वैल्यू को फाइंड करना है। अब मैं क्या करती हूँ, इसके 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, ये कर दिया। अब ये जो 2 से मल्टीप्लाई की ना, इस 2 को मैं अंदर ले जाती हूँ, यहाँ पर आ गया 1 बाय में 4 cos 20 डिग्री इंटू में 2 cos 40 डिग्री, अब cos 80 डिग्री। अब हम लोगों को एक फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला? वो 2 टाइम्स ऑफ cos A और cos B, ये आपका कितना होता है? cos A प्लस B। ठीक है, यहां से क्या आ जाएगा? cos A माइनस B, cos A माइनस B प्लस cos A प्लस में B। अब इनमें आप एक को cos ही मान लो और एक को cos भी मान लो। अगर नेगेटिव करना है तो कुछ भी, मतलब जिस तरीके से आप लोगों को प्रेफर अच्छा लगता है वैसे कर सकते हो। cos 20 डिग्री, यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक को cos से cos भी मानोगे तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? cos 40 डिग्री प्लस में cos, यहाँ पर 40 प्लस में 120 डिग्री, ये हो गया। अब आगे दोबारा से फिर से वही कि 1 बाय में 4 एज इट इज ही cos 20 डिग्री और cos 40 डिग्री प्लस में cos 20 डिग्री और cos 120 डिग्री। अब cos 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? cos 120 डिग्री को मैं लिख सकती हूं cos 180 माइनस में माइनस टाइम्स ऑफ दिस, दैट इज द माइनस टाइम्स ऑफ cos 60 डिग्री। अब cos 60 डिग्री की तो हमने स्टार्टिंग में लिखा था वैल्यू, बस माइनस का साइन और लग जाएगा। 1 बाय में 4 cos 20 डिग्री और cos 40 डिग्री को तो एज इट इज ही रखो यहाँ पर, या फिर आप एज इट इज मत रखो, हमें तो पेपर में बैठ के करना है ना, तो यहाँ पर हम लोगों को पता होगा कि भाई 120 की तो वैल्यू पुट कर देंगे, इसकी 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, फिर से वही, यहाँ पर तो 1 बाय में 8, यहाँ पर अंदर करोगे तो cos A प्लस बी और cos A माइनस बी दोनों को प्लस किया तो 60 डिग्री, दोनों को माइनस करोगे तो cos 20 डिग्री। अब यहाँ पर आप इस 2 को अंदर इधर भी मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का cos 20 डिग्री, ये हो गया, ये से ये कैंसिल आउट। cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1 बाय में 2, ये आपका हो गया 1 बाय में 16। देखो आप लोगों की इच्छा रहती है कि आप लोगों को इसको कितना ज्यादा आगे बढ़ाते जाना है, हम पेपर में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके बैठे रहते हैं, तो हम लोगों को दिख रहा होता है, अच्छा cos 60 की वैल्यू पुट कर दो, इन दोनों को साथ में ले लेंगे तो ये फॉर्मूला, फिर यहाँ पे सीधा cos 120 की भी और यहाँ पर भी इनका फॉर्मूला, तो सीधा सीधा आप लोग पुट करते जाओगे ना, तो आपके पास डायरेक्ट यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1 बाय में 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं n की यहाँ पर ऐसी क्या वैल्यू पुट करूं कि 1 के इक्वल आ जाए। ऐसे क्वेश्चंस को पहले आप यहाँ पर करोगे रेशनलाइजेशन, 1 माइनस आयोटा है ना, तो 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई, 1 प्लस आयोटा से डिवाइड,
तो ऊपर तो क्या आ जाएगा 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर और अपोन में क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस में आयोटा का स्क्वायर। 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर 1 प्लस में आयोटा स्क्वायर प्लस में 2 आयोटा अपोन में आयोटा का स्क्वायर कितना होता है आपके पास माइनस का 1 होता है। तो 1 प्लस 1 दैट इज द 2। ये दोनों कैंसिल आउट तो यहां से आ जाएगा आयोटा। अब आपके पास है आयोटा की मैं ऐसी क्या पावर करूं कि 1 आ जाए। हमें पता है कि अगर आपने आयोटा की पावर 4 किया तो आपके पास कितना आ जाता है 1 आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहां से आपका करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आउट ऑफ 16 पॉइंट्स इन अ प्लेन नो 3 आर इन स्ट्रेट लाइन सब 4 पॉइंट्स व्हिच आर कोलिनियर। आपके 16 पॉइंट्स है प्लेन के अंदर, कोई भी आपका स्ट्रेट लाइन के अंदर नहीं है, बट आपके 4 पॉइंट्स ऐसे हैं जो कोलिनियर है। तो आप हमें ये बताओ कि नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, देखो सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ऐसे टाइप के क्वेश्चंस के लिए, कितना n की वैल्यू कितनी है 16 है। तो 16 में से कितने आपके पॉइंट से कितनी लाइन बनेगी, 16 में से 2 पॉइंट जब आप लेते हो तो आपके पास लाइंस बनने लग जाएगी। माइनस कर दो, क्या माइनस करोगे यहाँ पर आप जितने भी पॉइंट्स आपके कोलिनियर, कितने पॉइंट्स कोलिनियर है 4, उन 4 में से अगर आपने कोई भी 2-2 पॉइंट्स को एक साथ लेके चलते हो तो लाइन बनेंगी। फिर प्लस में क्या करोगे 1। अब प्लस 1 क्यों करते, जैसे कि मान लो आपके पास 16 पॉइंट मैंने यहाँ पर ऐसे बनाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ये 4 पॉइंट आपके कोलिनियर है। बाकी आपके यहाँ से ऐसे 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 यहाँ पर ये ऐसे क्या करते जाएंगे आपके ऐसे लाइंस को बनाने जाए। तो आपको वही बताना कितनी लाइंस आपकी बन सकती है। तो लाइंस देखो जो कोलिनियर है ये कोलिनियर है, लाइन तो एक तो बना देंगे ना। हमने तो क्या कर दिया इन 4 पॉइंट से जितनी भी लाइन बनती है उन सबको सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी आपके इन 4 पॉइंट से एक एक लाइन तो बन रही है ना, एक कंप्लीट लाइन तो बन रही है, वो मैंने एक कंप्लीट लाइन को क्या कर दिया प्लस कर दिया। तो जब आप इसको सोल्व करो दैट इज द 16 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 16 माइनस 2 14 फैक्टोरियल माइनस में 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 माइनस 2 फैक्टोरियल प्लस 1। 16 का फैक्टोरियल कितना होता है 16 इंटू 15 14 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट 2 माइनस में 4 इंटू 3 अपोन में 2 प्लस में 1। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा 15 8 जा 120 होता है माइनस में 2 3 6 प्लस में 1। तो आपके पास कितना आ जाएगा 121 माइनस में आपके पास क्या आएगा 6 दैट इज द 115। आप लोगों का ये आंसर आ जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि मैं कितने n की वैल्यू के लिए ये मेरा डिविजिबल है। फॉर ऑल n इज डिविजिबल बाय, ये आपके कौन से नंबर से डिविजिबल है। अगर मैं n की वैल्यू को 1 रखूं तो 2 4 जा माइनस 15 माइनस 1, तो ये तो 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0 हो गया। कुछ आई नहीं वैल्यू तब तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। इसका मतलब n की वैल्यू को आप कोई भी छोटी मत रखो। अगर मान लो अपने n की वैल्यू को कितना रखा 2 रखा, 2 रखोगे तो 2 4 जा 2 पावर 8 माइनस 15 2 जा 30 माइनस में 1, ये होगा 2 पावर 8। अब क्या आ रहा है 2 की पावर दैट इज द 256 माइनस का 31, तो यहां से आप लोगों के पास आ जाएगा 225। किससे डिविजिबल है यहाँ पे क्या 225 से डिविजिबल, बाकी और तो किसी से ये है नहीं, तो बाकियों को कैंसिल आउट कर दो तो इसी से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब आपके पास ये है पी क्यू आर इन एपी। ऐसा ऐसा क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में भी किया था। पी क्यू आर आपके पास एपी में है तो इसका मतलब इनके बीच में जो डिफरेंस है वो आपका क्या है बिल्कुल सेम है, दैट इज द कॉमन डिफरेंस है। अगर एक्स वाई जेड को मैं एपी में लेती हूँ तो वाई वाई में एक्स इज इक्वल टू जेड वाई में वाई, दैट इज द वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स जेड। ये आ जाता है वाई का स्क्वेयर एक्स जेड के इक्वल। अब हम जी तो आपसे फिर क्या पूछेगा अगर ये एपी और जीपी में तो इसकी वैल्यू बताओ, दैट इज द एक्स पावर क्यू माइनस आर इंटू में वाई आर माइनस पी इंटू में जेड। यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है कि एक रिलेशन दिख रहा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड, लेकिन एक्स और जेड की अगर पावर सेम हो तब तो मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूं, लेकिन यहाँ पर तो पावर सेम ही नहीं है तो फिर मैं कैसे करूंगी।
अगर पावर आपके पास सेम नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप लोग कर सकते हो। आपको एक रिलेशन यहाँ पर दे रखा है ना, इसको देखो जरा, Q माइनस पी इज इक्वल टू आर माइनस का Q है। अगर मैं दोनों साइड से माइनस को कॉमन ले लूं तो P माइनस Q मेरा किसके इक्वल है, Q माइनस आर के। इसका मतलब इन दोनों की जो वैल्यू है ना ये सेम ही है। तो यहाँ पर जो आपको वैल्यू दे रखी है x पावर Q माइनस आर है ना, तो आप Q माइनस आर ले लो Z। और जो ये ऊपर पावर है ना दोनों की सेम ही है, इनको किसी भी एक पावर में कन्वर्ट कर लो। एक्स जेड की पावर ये है और y की पावर क्या है, r माइनस में p। अब आगे क्या दे रखा है आपको, एक्स जेड हमारा किसके इक्वल है, वाई स्क्वायर के इक्वल है। तो एक्स जेड की जगह पर क्या पुट कर दोगे, वाई का स्क्वायर, और वाई स्क्वायर की पावर कितनी है, क्यू माइनस में आर, इंटू में वाई की पावर आर माइनस में क्या है, पी है। यहां से क्या हो जाएगा, वाई की पावर 2q माइनस में 2r प्लस r माइनस में p। यहां से आ जाएगा y की पावर 2q माइनस r प्लस में p। अब ये यहां पर हम लोग रुक गए, यहां पर मत रुको, ये वाला रिलेशन दे रखा है ना, यहां से देखो 2q को अपना एक साइड ले जाओ और r प्लस p को एक साइड, इन दोनों की वैल्यू भी क्या होती है आपकी सेम। इसका मतलब y की पावर 2q माइनस 2q दैट इज द, यहां से क्या आ जाएगा, y की पावर 0, और y की पावर 0 आपके पास कितना होता है 1। तो इसका आंसर क्या है आपके पास 1, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है, वन वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद सेंट्रोइड एट ओरिजिन, जिसका सेंट्रोइड कहां पर आपका ओरिजिन पे है, उसकी एक साइड यहाँ पर आपको दे रखे, तो वर्टेक्स आपको बताना है। देखो जरा मैं एक ट्रायंगल बना रही हूँ, ये मान लो एक ट्रायंगल होगा, ठीक है। सेंट्रोइड यहाँ पर कहीं बीच में होगा, इधर से मान लो यहाँ पे का सेंट्रोइड है, कहां से पास हो रहा है आपका, ओरिजिन, ओरिजिन मतलब कि O 0,0 से पास हो रहा है। इसने इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड्स कैसे होते हैं सेम, तो मैं किसी भी एक साइड को क्या ले लेती हूँ, x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो आप पहले ये कंफर्म करो कि जो भी इसने ये वर्टेक्स निकालने, मान लो ये ए बी सी, जो आपको वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ये तो नहीं कि कभी आप के इसी लाइन को ही वो करते हो। तो देखो जरा, क्या ये आपके इस लाइन को पास करते हैं, -1 -1 -2, नो ये भी नहीं करता, 2 -2 ये भी नहीं करता, ये भी नहीं करता आपका, एंड देन फिर आपके पास ये वाला भी नहीं करता। तो कोई भी आपके इसको तो पास करते ही नहीं है। तो इसका मतलब आपको ये वाला पॉइंट क्या करना है, फाइंड करना है। तो ये पॉइंट फाइंड करना है, तो मैं मान लेती हूँ यहाँ पर डी, और मैं इस एडी की लाइन को फाइंड कर देती हूँ। एडी की लाइन को फाइंड करो, एडी, एडी क्या है आपका, परपेंडिकुलर है, एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी। क्यों मैं एडी की लाइन क्यों फाइंड कर रही हूँ, देखो जरा, एडी की लाइन फाइंड करने का ये पर्पस है, ये आपके पास डी है। ए के कोऑर्डिनेट्स मान लो मेरे पास कुछ भी अल्फा कोमा अल्फा है, डी के कोऑर्डिनेट्स मान लो कुछ भी एक्स कोमा वाई है, ठीक है। डी के कोऑर्डिनेट्स का एक्स कोमा वाई है। फिर उसके बाद अगर ये मेरी कुछ भी लाइन अगर बनती है तभी मैं ऐसा कर सकती हूँ। और ये मैंने कितने रेशो में इसको डिवाइड करे, सेंट्रोइड है जो क्या करता है 2:1 में डिवाइड करता है, और ओ के कोऑर्डिनेट्स क्या है 0,0 है, और एडी क्या है मेरा परपेंडिकुलर है बीसी के ऊपर। इस तरीके से मैं बना सकती हूँ, क्या लग गया हमारा जो सेक्शन फॉर्मूला होता है वो लग जाएगा। कैसे लगता है ये, 2x प्लस अल्फा अपॉन 3, ये किसके इक्वल है 0 के। सेम ऐसे यहाँ पर 2y प्लस अल्फा डिवाइड बाय में 3 इज इक्वल टू 0। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पर आपका, सेक्शन फॉर्मूला। वो आपका ये कहता है कि मान लो अगर आपके पास कोई भी दो पॉइंट्स पी क्यू, इसके मान लो कुछ भी पॉइंट x1 y1 है, इसके पॉइंट्स मान लो कुछ भी x2 y2 है, और ये मान लो कोई भी r जो है इसको m/n में डिवाइड करता है, तो mx2 प्लस में nx1 डिवाइड बाय में m प्लस n, और ये यहाँ पर दूसरा कोऑर्डिनेट क्या आ जाता है my2 प्लस में ny1, और ये इसको कितने में डिवाइड करता है m प्लस n में, यहाँ पर इसको डिवाइड कर दे। ये हो गया, x की वैल्यू आ गई -α/2 और y की वैल्यू क्या आ रही है -α/2। अब d जो पॉइंट आया है वो आपका इधर वाला पॉइंट है, इस लाइन का पॉइंट है, तो कंफर्म है इस लाइन को भी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा तो x प्लस वाई -2 इज इक्वल टू 0।
एक्स की वैल्यू कितनी है माइनस का अल्फा बाय 2, वाई की वैल्यू कितनी है माइनस अल्फा बाय 2 माइनस का 2, दैट इज द माइनस 2 अल्फा डिवाइड बाय में 2 दैट इज इक्वल टू 2। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है आपके पास माइनस, तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है -2। और अल्फा की वैल्यू हमने क्यों फाइंड की, क्योंकि हमें इस ए के क्या करने थे वर्टेक्स फाइंड करने थे, और ए के वर्टेक्स को हमने क्या माना था, मतलब ए जो वर्टेक्स है हमारा उसके कोऑर्डिनेट्स को क्या माना था अल्फा अल्फा। अल्फा की वैल्यू आ रही है -2,2, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। हमने पहले तो एक ट्रायंगल बनाया, उसकी एक साइड बनाई, हमें पता चला कि हमने ये वाला ट्रायंगल फाइंड करना, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया क्योंकि सेंट्रोइड हमारा ये बीच में ओरिजिन पे दे रखा है, सेंट्रोइड 2:1 में डिवाइड करता है, तो हमने सेक्शन फॉर्मूला लगा के इसका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर आपको क्या देगा, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन चाहिए जो आपकी पास कर रही है कहां से 1,2 से। पहले तो आपको जितने भी ऑप्शंस दे रखे इनको 1,2 से पास करके देखो। अगर क्या है 1,2 से पास हो रहा है 2 माइनस 1, देखो जरा 2 माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 आ रहा है, 0 तो आया नहीं, इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। इसको देखें तो ये भी नहीं होगा। अब इसको देखते हैं जरा 1 माइनस 2 प्लस 2, ये भी 1 आ रहा है, 0 के इक्वल आया ही नहीं, इसका मतलब ये नहीं पास हो रहा। 2 माइनस 1 दैट इज द 0, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी ही क्या है, यहाँ पर आपका इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन होगी जो आपकी 1,2 से पास होगी। कंफर्म है यही होगा आपका। चाहे आप चेक करना है तो बेशक अपना फॉर्मूला वगैरह से चेक करके देख लेना, बट आपका ऑप्शन नंबर सी ही यहाँ पर करेक्ट होगा। अगर हम इसके सिस्टम से जाएं, दैट इज द कॉन्सेप्ट वाइज जाएं कि एक इक्वेशन है जो यहाँ से पास हो रही, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपकी कुछ इस तरीके की होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस में c, इसका कुछ स्लोप m1 होता है, ये परपेंडिकुलर है इस स्लोप के, इसकी यहाँ से स्लोप देखेंगे तो कितनी आ जाएगी -1 माइनस का x दैट इज द y माइनस एक्स माइनस 1, इसकी यहाँ पर स्लोप कितनी आ रही है माइनस का 1, m1 इंटू m2 कितना हो जाता है आपका माइनस का 1, m2 भी आपके पास -1 है तो m1 की वैल्यू कितनी है 1। तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस में c, कहां से पास हो रही है आपकी 2,1 से, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू c, तो c की वैल्यू कितनी है 1, m1 की वैल्यू आगे c की पुट कर दो बस, y इज इक्वल टू एक्स प्लस में 1, y माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल्स, यहाँ पर एक सर्कल आपके पास ये है और दूसरा सर्कल ये, इन दोनों के बीच में कॉमन टेंजेंट्स आपके पास कितनी है वो पूछा गया है। को ये देखना पड़ेगा ना कि एक दूसरे को वो टच कितनी बार कर रहे हैं, एक्सटर्नली कर रहे हैं इंटरनली, तो हमने टच वाला वो देखा ही था किस तरीके से फाइंड करते हैं, हम डिस्टेंस फाइंड कर लो, सेंटर्स के बीच में आप रेडियाई का सम कर लो। तो ये सर्कल 1 है, इसका सेंटर तो 0,0 है, और रेडियस जो दूसरा सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, देखो जरा ये क्या बना रही है यहाँ पर, x माइनस 4 का होल स्क्वायर दैट इज द 16 यहाँ पर ऐड करोगे 16 वहां पर, दैट इज द y स्क्वायर इज इक्वल टू 16। सेंटर कितने हैं 4,0, इसकी भी रेडियस कितनी आपके पास 2 है, तो r2 भी है। अब डिस्टेंस को फाइंड करो जरा, डिस्टेंस कितना आ जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर प्लस में 0 माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये कितना आ रहा है 4 का स्क्वायर दैट इज द 4, और रेडियस भी कितनी आ गई r1 प्लस में r2 इज इक्वल टू 4, दोनों देखो सेम आ गया आपके, डिस्टेंस इज इक्वल टू r1 प्लस में r2। अगर ये दोनों सेम है इसका मतलब सर्कल आपका क्या करेगा, टच करेगा एक दूसरे को, कितनी बार टच करेगा, एक बार। सर्कल टच ईच अदर एक्सटर्नली, कैसे करता है एक्सटर्नली करता है, कितने पॉइंट पर, एट 1 पॉइंट पर, तो वो एक दूसरे को एक्सटर्नल, मतलब कि एक सर्कल अगर आपका यहाँ पर है तो दूसरा सर्कल आपका यहाँ पर होगा। अब इनमें दोनों में कॉमन टेंजेंट, एक टेंजेंट तो यहाँ से ये कॉमन आ गई, दूसरी टेंजेंट कॉमन ये, तीसरी आपकी ये, तो कितनी टेंजेंट्स कॉमन आ रही है आपके पास, 3 टेंजेंट्स यहाँ पर आपके पास कॉमन आ जाते हैं। अब कोई सोचे कि मैम यहाँ से एक, वो आप कैसे बीचों बीच निकल जाएगी, ऐसी वाली टेंजेंट यू थोड़ी ना घूम के ऐसे ऐसे आ जाएगी, वो टेंजेंट नहीं होती, वो आपका कर्व बन जाएगा।
टेंजेंट बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा आपकी जो भी जाए। दोनों को बीच का डिस्टेंस वही, अगर आपको इस सर्कल के क्या पता चल जाए, सेंटर सेंटर कैसे होते हैं, G कोमा F, यहाँ पर G और यहाँ पर F, ये हो गया। देन फिर यहाँ पर ये पॉइंट है आपके डिस्टेंस x2 माइनस x1 का स्क्वायर, दोनों 10 और 2 के बीच का, माइनस का 8 का स्क्वायर, 1 माइनस 7 माइनस 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर होता है 64, 6 का स्क्वायर होता है 36, यहाँ पर हो जाएगा अंडर द रूट 100 दैट इज द 10। आपको मैंने क्या बताया है कि अगर आपको सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मिल जाए तो आप डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हो। सर्कल की जो इक्वेशन होती है वो आपकी कुछ इस तरीके की होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस में 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। फिर इसका जो सेंटर होता है वो होता है माइनस जी माइनस का f, और जो इसकी रेडियाई होती है वो होता है जी स्क्वायर प्लस में एफ स्क्वायर माइनस में सी। और ये वाले मैं बार बार इसलिए नहीं बता रही क्योंकि आपको स्टार्टिंग में ही मैंने ये जब आया था सर्कल वाला जो क्वेश्चन आया था तभी मैंने आपको इसकी इक्वेशन लिख के बता दी थी सारी चीजें। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द पॉइंट डायमेट्रिकली अपोजिट टू द पॉइंट, तो एक ऐसा पॉइंट चाहिए जो आपका डायमेट्रिकली अपोजिट, जैसे कि मान लो सर्कल है, एक पॉइंट यहाँ है तो दूसरा आपका यहाँ होना चाहिए ऑन द सर्कल, इस सर्कल के ऊपर। इसके क्या कर लो आप सेंटर्स को फाइंड कर लो, वही वही सेंटर -1 और -2। एक पॉइंट यहाँ P है तो Q आपका यहाँ होगा, और डायमेट्रिकली अपोजिट है तो कंफर्म आपके सेंटर से तो क्या होंगे, पास होंगे ही होंगे। -1, 2 P के कोऑर्डिनेट आपको 1, 0 दे रखे, Q के हमें निकालने, आप मान लो x1, y1। जो P के कोऑर्डिनेट्स और Q के कोऑर्डिनेट्स को देखना जरा, x1 + 1 डिवाइड बाय में 2 क्या आ जाएगा आपका, जो ये सेंटर है ना, देखो जरा, मान लो आपके पास ये लाइन है, ये पूरी एक आपकी लाइन है, जो ये पूरी लाइन है, ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है। मिड पॉइंट थ्योरम लगाओ, इसके कोऑर्डिनेट्स मान लो x1 और y1 है, इसके कोऑर्डिनेट्स मान लो x2, y2 है, ये हो गए। तो बीच में जो C पॉइंट है, इस C के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x1 प्लस में x2 डिवाइड बाय में 2, y1 प्लस में y2 डिवाइड बाय में 2। तो वही वाला मैं यहाँ पर लगा रही हूँ कि दोनों को प्लस करके डिवाइड करके -1 के इक्वल, तो x1 की वैल्यू हो जाएगी -2 -1, x1 की वैल्यू आ रही है -3। अब x1 की वैल्यू -3, ना तो ये और ना ही ये। अब y1 को देख लो, y1 प्लस में 0 डिवाइड बाय में 2 इज इक्वल टू -2। y1 की वैल्यू कितनी है, -4। y1 कितना है मेरा, -4 है, दोनों ही नेगेटिव पॉइंट है, x1 भी और q। जो p से डायमेट्रिकली अपोजिट दूसरी साइड पर है वो -3 और -4 मेरा यहाँ पर ये आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x की पावर x, आपको इसकी क्या करनी है, लिमिट फाइंड करनी है। देखो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 0 की पावर 0। अब ये तो कैसी है, अनडिफाइंड फॉर्म है। अब इसको सोल्व करने के लिए या तो एल हॉस्पिटल रूल लगाओ या फिर आप लोगरिथम वाला यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। मान लो इसकी जो लिमिट है वो कुछ आएगी, एल आएगी, तो एल इज इक्वल टू एक्स पावर एक्स, इसकी जो लिमिट है कहां से है, x टेंड्स टू 0। मैं क्या कर रही हूँ, दोनों साइड लोग ले लेती हूँ, यहाँ पर भी लोग और यहाँ पर भी लोगरिथम, तो log l दैट इज इक्वल टू x टाइम्स ऑफ log x, ये हो गया। अब अगर आप यहाँ पर 0 पुट करोगे ना तब भी अनडिफाइंड, क्यों, क्योंकि log 0 क्या होती है, अनडिफाइंड फॉर्म होती है। देन यहाँ पर एक काम और करो, log x को एज इट इज ही रखो और यहाँ पर इस x को क्या कर दो, 1 में x log l। अब यहाँ पर लिमिट पुट करो जरा, x टेंड्स टू 0। जब x की वैल्यू को 0 करोगे तो यहाँ पर भी इन्फिनिटी फॉर्म और यहाँ पर भी आपके पास इन्फिनिटी फॉर्म, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन गई, फिर से वही दिक्कत की भाई हो नहीं सकता। अब हम लगाएंगे एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल आपका क्या कहता है, जो भी आपके पास ऊपर वाली जो वैल्यू है इसका अपना अलग से डेरिवेटिव कर दो, और जो भी आपके पास डिनोमिनेटर है इसका अपना अलग से डेरिवेटिव कर दो। दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव करो। log x का डेरिवेटिव 1 में x होता है, 1 में x का डेरिवेटिव -1 में x स्क्वायर। तो log l दैट इज द जो लिमिट आपके पास है वो आपके पास आ जाएगी 1 में x माइनस में x का स्क्वायर। यहां से ये 0, लिमिट जो पुट करनी थी x की वैल्यू को 0, जब x की वैल्यू को 0 पुट करोगे तो 0। अब गलती से भी ये मत कर देना कि हाँ जी आंसर आ गया 0, आंसर 0 नहीं है। log l
लोग एल की वैल्यू 0 आई है, इसका मतलब एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई टाइम्स ऑफ 0। ई टाइम्स ऑफ 0 का मतलब है 1। आंसर होगा 1, क्योंकि लिमिट आपके पास एल है, एल की वैल्यू चाहिए थी, लोग एल की वैल्यू नहीं चाहिए थी हमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर ये भी आपका क्या है, लिमिट वाला ही क्वेश्चन है। जब अगर मान लो आपने सीधा यहाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का भी ये है, यहाँ पर एक तो आपको टेंजेंट इनवर्स दे रखा है और एक आपको पाई बाय 4 दे रखा है। तो पाई बाय 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 लिख सकते हैं। तो यहां से आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स ऑफ x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 2 माइनस में टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1। ये क्या बन गया, टेंजेंट इनवर्स, आपके पास एक फॉर्मूला बन गया a माइनस टेंजेंट इनवर्स b। अब ये कैसे ओपन होता है, टेंजेंट इनवर्स ऑफ a माइनस बी अपॉन में 1 प्लस ए बी। आपके पास ये होता है, इसको करोगे तो ये आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ x प्लस 1 x प्लस 2 माइनस का 1 अपॉन में 1 प्लस x प्लस 1 अपॉन में x प्लस में 2। यहां से आप लोगों के पास आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 माइनस 2, तो माइनस का 1 अपॉन में 2x प्लस में 3। ये हो गया। बाहर क्या चल रहा है आपके पास, x एज इट इज चल ही रहा है और लिमिट क्या है, इन्फिनिटी। x को भी यहां पर पुट कर दो, 1 बाय में x ले आओ। अब ये क्या टेंजेंट इनवर्स, अब मुझे क्या करनी, लिमिट पुट करनी है। कितनी लिमिट है यहाँ पर, x टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो मैं इसको बहुत ही ज्यादा अप्रोक्सीमेट स्मॉल समझने की वजह से टेंजेंट इनवर्स को मैं सीधा सिर्फ इसके एंगल के द्वारा भी लिख सकती हूँ, माइनस 2x प्लस 3, और जो 1 बाय एक्स है उसको यहाँ पर रख लो। अब माइनस का x है, नीचे से भी अगर मैं x को कॉमन ले लूं तो 2 प्लस में 3 बाय में 2। बस ये वाला स्टेप अगर किसी को आता है ना कि टेंजेंट इनवर्स मेरी बहुत स्मॉल वैल्यू आएगी नेगेटिव के अंदर, दैट्स वाई मैंने यहाँ पर इसको टेंजेंट इनवर्स का अप्रोक्सीमेट ले लिया कि सीधा एंगल ही ले लेते हैं। x से x कैंसिल आउट, अगर यहाँ पर आपने लिमिट को पुट किया x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पर 3 बाय इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, 0 को टेंड करेगा। तो आंसर आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ से माइनस का 1 बाय में 2 आंसर हो जाएगा। दैट इज द ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट है आप लोगों के लिए, इफ 25% ऑफ आइटम्स आर लेस देन 20, मतलब कि कुछ आइटम्स ऐसी है, 25% आइटम्स ऐसी है जो आपकी 20 नंबर, मतलब 20 कोई क्वांटिटी है उससे भी छोटी है, और 25% मोर देन है किससे, 40 से। अगर 25% ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि 75% आर लेस देन किससे, 40 से। वो क्या होंगे, 40 से लेस देन होंगे। और क्वार्टाइल डेफिनेशन क्या होती है आपका, क्वार्टाइल डेफिनेशन वो क्या कहता है, जो भी जितना भी परसेंट, मतलब जितने भी नंबर्स आपके लेस देन है वो आपको लिखना होता है। दैट इज द Q3 माइनस Q1, और इसका आपको हाफ। Q3 क्या है, कितने नंबर यहाँ पर आपके लेस है और कितने नंबर आपके यहाँ पर लेस है, इन दोनों का आपको डिफरेंस लेना होता है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 40 माइनस 20 डिवाइड बाई में 2, दैट इज द 20 बाई में 2। आंसर कितना हो गया आपका, 10 आंसर यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपके पास ये है, मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन, कोई भी 5 नंबर है उनका मीन आपको दे रखा है 4। इन्होंने 3 ऑब्जर्वेशन तो आपको दे दी, दैट इज द 1 प्लस में 2 प्लस में 6, और जो 2 आपकी ऑब्जर्वेशन बच गई उनको हम x और y मान लेते हैं। इनका मीन, इनका सम डिवाइड बाय में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन किसके इक्वल, आपकी 4 के इक्वल है। तो मीन आप लोगों का ये है। इसके बाद 6 प्लस 2 8 प्लस 1 9 प्लस में x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। इसका मतलब x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 11। और यहाँ पर आपको ऑब्जर्वेशंस में क्या दे रखी है, वो 2 ऑब्जर्वेशन ही दे रखी है। ऑप्शन में 9 प्लस 2। उसके बाद आपको क्या दे रखा है, वेरिएंस। वेरिएंस कैसे आ जाएगा आप लोगों का, किस तरीके से आता है, वेरिएंस का फॉर्मूला होता है सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर डिवाइड बाय में एन, माइनस में जो भी आप लोगों का मीन है उसका क्या करना है, स्क्वायर। वेरिएंस कितना दे रखा है, 5 पॉइंट में 2। सम का स्क्वायर,
सम मतलब सम का स्क्वायर नहीं करना, जो नंबर्स है उनका पहले स्क्वायर करो और फिर सम करो। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर डिवाइड बाय में एन, दैट इज माइनस में मीन। मीन कितना है आपके पास 4, और 4 का स्क्वायर हो जाता है 16। ये हो गया। जब आप इसको सोल्व करोगे तब आपके पास n की वैल्यू भी लिख लो जरा, यहाँ पर n की वैल्यू है आप लोगों के पास 5.2 प्लस 16 यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का 21.2 इज इक्वल टू 1641 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर डिवाइड बाय में 5। 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 105 माइनस 41 इज इक्वल टू 106 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहां से आप लोगों का हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 6 माइनस 1 5 एंड 10 माइनस 4 यहाँ पर आपका हो जाता है 6, मतलब 65 है। आप इन दोनों का स्क्वायर करना, 2 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, 81 प्लस 4 85 आएगा, गलत है। 8 का स्क्वायर 64 और 64 का प्लस 9, तो ये भी गलत है। यहाँ से आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा और बाकी सभी आपके गलत, क्योंकि आपके पास दोनों का सम तो 11 आना चाहिए, लेकिन अगर आप उनका सम का स्क्वायर्स का सम देखोगे तो वो आपका 65 आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये है, एफ ऑफ की वैल्यू आपको इस एफ ऑफ के फंक्शन के अंदर जो भी यहाँ पर है इसकी वैल्यू आपको एक्स प्लस 2 दे रखी है, तो मैं क्या करती हूँ 3x माइनस 4 अपॉन में 3x प्लस 4 की वैल्यू को y मान लेते हैं। यहां से 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 3xy प्लस में 4y, तो यहां से आप लोगों को x वालों को एक साथ रखो, तो ये आप लोगों का आ जाएगा 3x माइनस में 3xy इज इक्वल टू 4y प्लस में 4। यहां से आप लोगों का आ जाता है 3x 1 माइनस वाई 4 इंटू में y प्लस 1। x की वैल्यू कितनी है 4 बाय में 3 y प्लस 1 अपोन में 1 माइनस में y। इसका मतलब क्या है कि आपके पास f ऑफ y की वैल्यू कितनी आ चुकी है, x की वैल्यू पुट करो 4 बाय में 3 y प्लस 1 अपोन में 1 माइनस एफ ऑफ वाई को ही पहले सोल्व कर लो, dy मत लिखो अभी। इसको जब सोल्व करोगे एलसीएम वगैरह लेके तो 4y प्लस 4 प्लस में 6 माइनस में 6y अपॉन कितना हो जाएगा आपके पास 3 इंटू 1 माइनस में 1, दैट इज इक्वल टू माइनस 2y प्लस 10 अपॉन में 3 इंटू 1 माइनस का y। अगर मैं यहां से क्या कर दूं 2 को कॉमन ले लूं नीचे से 3 को, तो यहां पर क्या आ जाएगा 5 माइनस y अपॉन में 1 माइनस का y। ये मेरे पास क्या आ चुका है एफ ऑफ वाई की वैल्यू ये आई है, ठीक है। और मुझे क्या करना है एफ ऑफ एक्स मुझे फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पर 1 मिनट यहाँ पर कोई भी स्लाइड ऐड कर लेती हूँ। एफ ऑफ वाई ये हो चुका। अब यहाँ पर 2/3 तो एज इट इज ही रखो, जो 5 माइनस वाई है ना उसको मैं क्या लिख सकती हूँ 4 प्लस 1 माइनस वाई डिवाइड बाय में किससे डिवाइड कर दूं मैं उसको 1 माइनस वाई से डिवाइड कर दूं। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ रही है एफ ऑफ वाई की। इसका मतलब एफ ऑफ वाई को और मैं क्या लिख सकती हूँ 2/3 तो सही है, 4 अपॉन में 1 माइनस वाई लिख सकते हैं प्लस में 1। अब इसका क्या करो इंटीग्रेशन करो, यहां पर इसका इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में y के रिस्पेक्ट, इसका इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में 8 बाय में 3 log ऑफ 1 माइनस वाई, माइनस वाई का करोगे तो माइनस एज इट इज 2 बाय में 3 वाई प्लस सी। अब आप लोग कहोगे कि मैम ये तो आपके एफ ऑफ वाई का है, अब वाई की जगह पर क्या पुट कर दो एक्स को पुट कर दो, सिर्फ और सिर्फ एक्स पुट करना, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत कर देना, सीधा एक्स। क्योंकि मैं किसी भी फंक्शन को वेरिएबल तो चेंज कर सकती हूँ। अगर मान लो कोई भी फंक्शन मेरा ऐसे लिखा जा रहा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, अब मैं एक्स की जगह पर क्या पुट कर सकती हूँ वाई, तो भी यही आएगा, तो वाई को पुट करोगे तो 1 माइनस में एक्स 2 बाय में 3 एक्स
प्लस सी। देख लो जरा, 2/3x माइनस का 8/3, तो यहाँ पर मेरा तो यही बन रहा है और ये मेरा मोड में आता है, तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, मोड में अगर वैल्यू है, देखो जरा, अगर मोड में वैल्यू है तो मैं x-1 लिखूं चाहे 1 - x लिखूं, बात तो एक ही है। मोड में होने की वजह से ये वाला मेरा करेक्ट है। अब हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं। अब आप देखो जरा, आप अगर इसका इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा ax प्लस में bx का स्क्वायर बाय में 2 प्लस में cx क्यूब बाय में 3, और कहां से कहां तक है ये, 0 से लेके 1, तो जब यहाँ पर पुट करोगे आप तो a प्लस बी बाय में 2 प्लस में c बाय में 3 और माइनस में कितना आ जाएगा आपका 0, मतलब कुछ नहीं आएगा, मतलब यही वाली वैल्यू आपकी आ जाती है। कब? जब आप इसका ऐसे इंटीग्रेशन सोल्व करते हो। अब बात रहेगी आपके ऑप्शन से, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वैल्यूज पुट कर करके देख लो, ये जो फंक्शन है आपका, इसमें अगर मैं x की जगह पे 0 रख दूं तो a आता है, अगर मैं 1 पुट कर दूं तो a प्लस बी प्लस सी आता है, और अगर मैं क्या पुट करती हूँ यहाँ पर 1 बाय में 2 पुट कर दे, a प्लस बी बाय में 2 प्लस में c बाय में 4 आंसर आ जाता है। अगर मैं ऑप्शन नंबर ए को देखूं तो हाफ f ऑफ 0 की वैल्यू a, 4 टाइम्स ऑफ a, 2b प्लस में c प्लस में a प्लस में b प्लस में c। अब देखना जरा, यहां से क्या आ जाएगा, 6 टाइम्स ऑफ a आएगा, 6 टाइम्स ऑफ a, 3 टाइम्स ऑफ b और 2 टाइम्स ऑफ c, और बाहर कितना है 1 बाय में 2, जो कभी भी मेरा इसके इक्वल होगा ही नहीं, तो इसका मतलब ये गलत है। ऐसे आप ऑप्शन नंबर बी को देखोगे तो 1 बाय में 6 है, f ऑफ 0 a होता है, 2 टाइम्स ऑफ f ऑफ 1 बाय में 2, तो 2a। देन फिर यहां पर आगे कितना आ जाएगा आपके पास, b प्लस में c बाय में 2, a प्लस बी प्लस सी। अगर आप इसको सोल्व करते हो तो a की वैल्यू कितनी बार आई है, 2 बार, 2 टाइम्स, सॉरी 4 बार, 4 बार, 4 टाइम्स ऑफ a, देन फिर b की वैल्यू आ रही है 2 टाइम्स ऑफ b, देन फिर आपके पास आ रहा है 3c बाय में 2, बाहर कितना 1/6। क्या ये कभी भी इसके इक्वल होगा? नहीं, ये भी नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये भी गलत है। सेम ऐसे ही आप यहाँ पर इसको ऑप्शन नंबर सी को और चेक करो। ऑप्शन सी में क्या है, 1 बाय में 6, और यहाँ पर अंदर से क्या आ जाएगा, a 6a प्लस में 3b प्लस में 2c। जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से आएगा a प्लस में b बाय में 2 प्लस में c बाय में 3, जो मेरा बिल्कुल कंप्लीट हमारे जो क्वेश्चन से आया था बिल्कुल इसके इक्वल आ जाएगा। तो जो क्वेश्चन से आया और जो ऑप्शन नंबर सी से जो आंसर आएगा वो बिल्कुल सेम आएगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम की वैल्यू ऑफ सी की वैल्यू बताने। हमने ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया है। क्या कहता है वो कि एफ ऑफ बी माइनस में एफ ऑफ ए अपॉन में b माइनस ए दैट इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ सी। अब a की वैल्यू, यहाँ का जो पहला इंटरवल है, इंटरवल का जो पहला एलिमेंट है, और ये आपका 3, एफ ऑफ b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 प्लस 1 बाय में 3, एफ ऑफ a की वैल्यू 1 प्लस में 1, b माइनस ए 3 माइनस 1, एफ डैश ऑफ c, एफ ऑफ x आपका कितना है, x प्लस 1 बाय में x, एफ डैश ऑफ x कितना है, 1 माइनस में 1 बाय में x स्क्वायर। देखो 3 3 जा 9, 9 प्लस 1 10, 1 प्लस 1 2, और यहां से जब आप एलसीएम लोगे तो आ जाता है 2 3 जा 6 अपॉन में 3 माइनस 1 दैट इज द 2 एंड इंटू में 3, तो 10 माइनस 6 इज इक्वल टू में 4 बाय में 2 इंटू 3, तो यहां से 2/3 आप लोगों का आंसर आ गया। 1 माइनस 1 बाय में सी स्क्वायर, तो यहां से आप लोगों का हो जाएगा 1 माइनस 2 बाय में 3, 1 बाय में सी स्क्वायर, 3 माइनस 2 1, सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है 3। इसका मतलब सी की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस अंडर द रूट 3। अब बात रहेगी कि प्लस का है या माइनस का। जो भी आपके पास सी आता है वो कहां से बिलोंग करता है, 1 से लेके 3, मतलब जो भी आपको इंटरवल गिवन होता है ना उसी के अंदर बिलोंग करता है। तो माइनस रूट 3 तो आपका बिलोंग करता ही नहीं है, तो बचा कौन सा, रूट 3 बचा, तो इसका मतलब यही आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आपको अब इसका y का क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। तो dy बाई डी एक्स जब करोगे
सीकेंड का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट एक्स इंटू में टेंजेंट एक्स, और फिर जो भी आपके पास ये x है, मतलब जो भी यहाँ पर आपके ब्रैकेट में वैल्यू, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। अब बस आपको क्या करना है, x की जगह पे 1 पुट कर देना है। तो जब भी आप 1 पुट करोगे तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1, टेंजेंट और इनवर्स कैंसिल आउट, x 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, टेंजेंट इनवर्स 1 होता है सीकेंट पाई बाय में 4 इंटू में 1 बाय 2, सीकेंट पाई बाय 4, सीकेंट पाई बाय 4 का मतलब है कि सीकेंट 45 डिग्री पर आपका कितना होता है, रूट 2 होता है, बाय में 2, दैट इज द 1 बाय में रूट 2। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों का क्या है, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको इसकी क्या चाहिए, मिनिमम वैल्यू, ई पावर एक्स पावर 4 माइनस में एक्स क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर। अगर ई पावर एक्स होता तब तो हमें उसकी मिनिमम वैल्यू पता है, लेकिन ये तो क्या, ई की पावर में कुछ बहुत सारी वैल्यूज दे रखी, इसकी मिनिमम वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखो जरा, जब भी आपको ई पावर ऑफ जी ऑफ एक्स दे रखा हो और आपको इस पूरे की क्या हो, मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी, तो इसकी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट, मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट एट एक्स इज इक्वल टू पी, ठीक है, किसी पी पे, वेयर पी इज द, पी क्या है, पी इज द वैल्यू ऑफ एक्स वेयर जी ऑफ एक्स इज मिनिमम, जहां पर आपका जी ऑफ एक्स मिनिमम होगा, जिस एक्स की वैल्यू के लिए आपका जी ऑफ एक्स मिनिमम होगा, सेम उसी वैल्यू के लिए आपका ई की पावर जी ऑफ एक्स भी मिनिमम होगा। अब यहाँ पर इसका मिनिमम होने का मतलब क्या है, एक्स पावर 4 माइनस में एक्स क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर को अगर कॉमन लूं तो एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 1 इज इक्वल टू, इसको मिनिमम करना है, ठीक है। अब इसको मिनिमम करने का मतलब है कि इसका जो डेरिवेटिव होगा, ये क्या है, जी ऑफ एक्स है, इसका मतलब इसका जो भी डेरिवेटिव हमारे पास यहाँ पर होगा वो क्या होना चाहिए, हमारा 0 होना चाहिए। तो इसका डेरिवेटिव लोगे जब आप, वो हो जाता है 4x क्यूब 3x स्क्वायर प्लस में 2x, वो आपका 0 होना चाहिए। अब x 4x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। तो या तो x की वैल्यू 0 हो या फिर आपके 4x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2 ये वैल्यू 0 हो। ये क्या कभी भी किसी भी x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए 0 होगी, नो। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप इसका चेक कर लेना कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो लेस देन 0 आएगा, इसीलिए हमारे पास कोई भी ऐसी x की वैल्यू मिलेगी ही नहीं जिसके लिए आपका ये 0 हो जाए। इसका मतलब जी ऑफ एक्स आपका मिनिमम कहां पर होगा, जब आपके पास x की वैल्यू 0 होगी। इसका मतलब e पावर जी ऑफ एक्स भी आपका कहां पर 0 होगा, जब आपके पास x की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ पर x की वैल्यू को 0 पुट करोगे तो e की पावर 0, और e पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट। अब ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का, फॉर एनी वेक्टर a द वैल्यू ऑफ a क्रॉस i का स्क्वायर प्लस a क्रॉस j का स्क्वायर प्लस a क्रॉस k का स्क्वायर। तो आप लोगों को जब भी ये पेपर में मिले ना तो सिर्फ आप इसको सोल्व कर लेना, क्योंकि सेम वही पैटर्न यहाँ पर होगा, सेम वही। आपको एक पैटर्न में यहाँ पर फाइंड करना सिखाती हूँ। a क्रॉस i है, आप a को मान लो, a वेक्टर को मान लो यहाँ पर a x i a y j a z k। आपको a का क्रॉस करना है किसके साथ, i वेक्टर के साथ में। तो अगर मैं a का क्रॉस करती हूँ i वेक्टर के साथ में, अगर मैं कभी भी i का i के साथ में क्रॉस करती हूँ तो वो 0 आता है। अगर मैं j का क्रॉस करती हूँ i के साथ तो मुझे ये देखना होता है कि क्या वो एंटी क्लॉकवाइज है या फिर क्लॉकवाइज है। तो j क्रॉस i मेरा कितना आएगा, माइनस का k। फिर मैं देखती हूँ k क्रॉस i मेरा कैसे आएगा, क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर आंसर आएगा j, ठीक है। अब a की वैल्यू पुट करो यहाँ पर, axi ayj azk। इसका मुझे क्रॉस करना है किसके साथ में, i के साथ में। i का i के साथ में 0, ठीक है। ay का i के साथ में करोगे तो माइनस का ay इंटू में k,
ए जेड का के क्रॉस आई के साथ में अगर आप करते हो तो कितना आ जाएगा आपका, प्लस में ए जेड जे के साथ। फिर आपको क्या करना है, इनके मॉड्यूलस का क्या करना है, आपको स्क्वायर करना है। अब मैं इसका क्या ले लेती हूँ, मॉड्यूलस ले लेती हूँ। इसका मॉड्यूलस होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए वाई का स्क्वायर ए जेड का स्क्वायर। फिर मुझे क्या करना है, इसका स्क्वायर लेना, मतलब कि इसके स्क्वायर रूट का भी क्या लेना है, मुझे स्क्वायर लेना है। वो हो जाता है ए वाई का स्क्वायर ए जेड का स्क्वायर। ठीक है, ए क्रॉस आई का स्क्वायर हो गया। सेम यही वाला पैटर्न आप ए क्रॉस जे के स्क्वायर में आप लोग ऑब्जर्व करोगे। ए क्रॉस जे के स्क्वायर में देखो, अगर ए का क्रॉस किया मैंने आई के साथ में तो क्या आया है, ए वाई का स्क्वायर और ए जेड का स्क्वायर। सेम ऐसे जे के साथ में करोगे तो ए एक्स का स्क्वायर आ जाएगा और ए जेड का स्क्वायर आ जाएगा। सेम ऐसे ही अगर आप ए का क्रॉस करते हो के साथ में और फिर स्क्वायर करते हो तो वो आपका आ जाएगा ए एक्स का स्क्वायर ए वाई का स्क्वायर। और इन सबको क्या कर दो, प्लस कर दो। प्लस किया तो यहां पर क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ए एक्स का स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ ए वाई का स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ ए जेड का स्क्वायर। ये हो गया आपका स्क्वायर आने के बाद यहां पर 2 टाइम्स ऑफ ए एक्स का स्क्वायर ए वाई का स्क्वायर ए जेड का स्क्वायर। ये आपका क्या है, ए के मॉड्यूलस का, ए वेक्टर का क्या है आपका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर ए एक्स का स्क्वायर ए वाई का स्क्वायर ए जेड का स्क्वायर, दैट इज द 2a वेक्टर का स्क्वायर हो जाता है आप लोगों के पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 3 नंबर्स आपको चूज करने 1 से लेकर 20 तक, प्रोबेबिलिटी दैट दे आर नॉट कॉन्जिक्यूटिव, कि आपके वो कॉन्जिक्यूटिव नहीं होने चाहिए। तो हम क्या करते हैं, पहले कॉन्जिक्यूटिव वाले निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले टोटल वेज, टोटल वेज का मतलब है कि 20 में से आपको कोई भी 3 सिलेक्ट करने हैं। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 20 इंटू 19 इंटू में 18 अपोन में 3 इंटू 2 इंटू 1। तो यहां से 6 3 जा 18, तो यहां से आपका हो जाता है 60 इंटू में 19, दैट इज द 0। 6 9 जा यहाँ पर आपका आ जाएगा 54 और 11। टोटल नंबर ऑफ वेज ये हो गए। अब आपके पहले ये देखो टोटल सेट्स कितने बन सकते हैं कॉन्जिक्यूटिव के, 1 2 3 ये बन सकता है, 2 3 4 ये बन सकता है, देन फिर 3 4 5 एक ये बन जाएगा, 4 5 6 एक ये बन गया, 5 6 7 का एक ये बन जाएगा, फिर 6 7 8 का, फिर 7 8 9 का, फिर आपके पास 8 9 और 10 का, 9 10 और 11 का। आप ऐसे बनाते हो कितने बना सकते हो, देखो कितने बना सकते हैं, 18 तक बना दोगे आप, 18 19 और 20। इनके अलावा तो बना नहीं सकते, 19 से स्टार्ट होते कितने सेट्स बने आपके, ऐसे टोटल 18 सेट्स बने हैं। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकाल लू कॉन्जिक्यूटिव आने की, तो फेवर में कितने हैं 18, टोटल कितने हैं 1140। ठीक है, अब ये मत सोचना 1140 कैसे आगे, उन्होंने ये थोड़ी ना बताया कि पहले ये आएगा वो आएगा, क्या पता 4 5 6 की जगह 6 5 4 ले रखो, कुछ भी ले सकते हैं ना। तो 18 बाय में 140। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट कॉन्जिक्यूटिव, जो आपके कॉन्जिक्यूटिव ना हो, नॉट कॉन्जिक्यूटिव की हो जाएगी 1 में से माइनस कर दो कॉन्जिक्यूटिव वालों की। तो जब आप 1 में से माइनस करोगे 10 माइनस 2 दैट इज द 8, 3 माइनस 1 2 और यहाँ पर 1 1 2 1 1 4 0 ये आ जाता है। जब आप इसको 2 से डिवाइड कर लेना या फिर आप इसको 11 से करो, किसी से भी अगर आप इसको करते हो तो आपका आंसर आ जाएगा। 2 5 जा कितना होता है 10, 2 6 जा 12, 2 1 जा 1, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। ये हो गया मतलब 560। यहाँ पर एक सेकेंड रुको, 7 आएगा, 2 7 जा 14, ये हो गया 561। जब आप इसको अब आगे और किससे कर सकते हो, 12 से, सॉरी 3 से, 3 1 जा 3, देन 3 8 जा 24, 187, 3 9 जा, तो 187 अपॉन में 190, ये हो जाता है आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट ये है कि आपका एलपीपी वाला क्वेश्चन है। यहां पर आप लोगों से पूछा हुआ है कि ये एलपीपी का z आपको दे दिया, इसके कंस्ट्रेंट्स भी आपको दे दिए और आपको क्या दे दिया,
कॉर्नर पॉइंट्स में इन्होंने आपको दे रखा, मतलब ग्राफ बनाने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप क्या करो, मैक्सिमम z जहां पर आपका इन कॉर्नर पॉइंट्स पर आ रहा है वो फाइंड कर लो, और 3 टाइम्स ऑफ मिनिमम ऑफ z। तो मैक्सिमम z की वैल्यू देखो 0 0 पर तो कितनी आएगी, 0 ही आ जाती है, इस पर तो आएगी z की वैल्यू आपकी 0। 7,0 पर आपकी z की वैल्यू आएगी 91। फिर 0,2 पर आपकी इसकी वैल्यू आएगी माइनस का 30। 3,4 पर z की वैल्यू 3,4 पर कितनी हो जाएगी 39, माइनस में 15 4 जा कितनी होती है 60, दैट इज माइनस 10 माइनस 1 1, 5 माइनस 3 2, ये हो गया, दैट इज माइनस का 21। मैक्सिमम तो आपका ये आया है और मिनिमम आपकी ये वैल्यू आई है। मैक्सिमम ऑफ z 91 प्लस 3 टाइम्स ऑफ मिनिमम ऑफ z माइनस का 30, दैट इज इक्वल टू 91 माइनस में 90, ये आपका हो जाता है 1 आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर आपको ग्राफ बनाने की बिल्कुल भी नीड नहीं थी, इन्होंने पहले से ही आपको कॉर्नर पॉइंट्स दे रखे, और उन कॉर्नर पॉइंट्स पर ही तो हम एलपीपी की वैल्यू फाइंड करते हैं। अगर मान लो आपको कोई भी टॉपिक का अगर ऐसे लग रहा हो कि मैम ने ऊपर ऊपर से बता दिया, तो मैंने सारे टॉपिक्स आपको करवा दिए हैं, आप वहां से देख लेना, एलपीपी का तो पूरा अच्छे से करवाया गया है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इनमें से आपका कौन सा कॉर्नर पॉइंट नहीं। अब इसमें ग्राफ बनाना है, दो कंस्ट्रेंट्स आपको दे दिए और थर्ड और फोर्थ कंस्ट्रेंट ये है। ये दोनों कंस्ट्रेंट तो आपको ये बता रही है कि हमें कौन से क्वाड्रेंट में रहना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि जो ग्राफ आपका बनता है वो इस तरीके से x और y, ये कह रहा है x की वैल्यू भी पॉजिटिव होनी चाहिए, y की, दोनों वैल्यूज पॉजिटिव आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहती है। अब इस कंस्ट्रेंट को क्या कहते हैं कि पहले इनइक्वालिटी से आप इक्वालिटी में आओ, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 है, दूसरा क्या है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 है। ये लाइन 1 है, ये लाइन नंबर 2 है। जो पहली लाइन है आपके पास उसको देखो जरा, अगर मैं x की जगह पे 0 पुट कर दूं तो y पर 50 है, और अगर मैं y की जगह पे 0 पुट कर दूं तो 50, मान लो 50 कहीं आपका यहाँ आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है, इनको आपने मर्ज कर दिया। ओरिजिन टेस्ट देखना, ओरिजिन टेस्ट करोगे तो 0 प्लस 0 लेस देन 30 आपका कैसा आ रहा है, ट्रू आ रहा है। ओरिजिन टेस्ट की मतलब आप इस साइड आना है आपको। फिर ऐसे यहाँ पर भी आप x की जगह पर 0 पुट करोगे तो y 90, और जब आप y को 0 पुट करोगे तब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। तो 30 मान लो कहीं आपका यहाँ पर है, 90 मान लो कहीं आपका यहाँ पर, इन दोनों को भी मर्ज कर दो, कर दिया। इसका भी ओरिजिन टेस्ट आपका ओरिजिन की तरफ ही आएगा। सारी चीजें मैंने आपको इसके थ्योरी क्लास में बता रखी है आपको। उसके बाद आपका शेडेड रीजन, फिजिबल रीजन आपका ये है। अब इसके हमें क्या चाहिए, कॉर्नर पॉइंट। एक तो कॉर्नर पॉइंट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये, और फोर्थ ये, ए बी सी और डी। ए पॉइंट दैट इज द 0,0, बी पॉइंट दैट इज द 0,50, और आपका सी इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, वो हमें नहीं पता क्या होगा भी क्या नहीं, और डी पॉइंट आपका 30,0। इसका मतलब ये भी आपका कॉर्नर पॉइंट है, 0,50 ये भी है। क्या 50,0 कभी भी आपका इधर वाला कॉर्नर पॉइंट होगा? नहीं, क्योंकि शेडेड रीजन आपका जिसको मैं ब्लैक कर रही हूँ ना, यही आपका शेडेड रीजन है, यही इन्हीं के अंदर वाले ही आपके कॉर्नर पॉइंट होंगे। तो 50,0 आपका कभी भी कॉर्नर पॉइंट होगा ही नहीं। अब 20 और 30 ये आपका क्या है, इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। फाइंड करके देख लो जरा, यहां से ये कैंसिल आउट, x की वैल्यू कितनी आ रही है 20, अगर x की वैल्यू 20 है तो y की वैल्यू कितनी है 30, तो जो c का जो आपका है वो 20,30 है। ये तो आपका कॉर्नर पॉइंट है, बस सिर्फ ऑप्शन सी ही क्या आपका कॉर्नर पॉइंट नहीं है। तो मैंने आज आपका पार्ट नंबर 2 करवाया केवीएस पीजीटी मैथ्स का 2023 का। आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज इन्फॉर्म कर देना। और इसके बाद अगर आप लोगों को ऐसे थ्योरी क्लासेस भी चाहिए तो मैंने आपको यूट्यूब पर वो भी अपलोड की है। इसके अलावा आपको प्रॉपर अगर क्लास चाहिए तो मैं आपको अभी इन्फॉर्म कर देती हूँ। यहाँ पर आप लोगों को ये जो बंसल एकेडमी का जो है केवीएस का पीजीटी मैथ्स के आपको टायर 1 और टायर 2 दोनों की रिकॉर्डिंग आपको बैच मिल जाएंगे 1499 में। अगर आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट चाहिए तो यूनिट वाइज लाइव टेस्ट, चैप्टर वाइज लाइव टेस्ट भी मिल जाएंगे आपको। करना क्या है, आपको सिर्फ एक कॉल करनी है। कौन से नंबर पे अभी बताते हैं हम।
ये 2 कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, इनमें से जो नंबर आपको ज़्यादा अच्छा लगता है आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दूसरी एकेडमी की साइट है आपके पास www.bansalacademy.com, यहाँ पर भी आप जाके आप कोर्स के बारे में देख सकते हो। और ये हमारी फैकल्टी है मैथ्स की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बॉटनी की, जूलॉजी की, सभी आपके नेट क्वालिफाइड टीचर्स यहाँ पर हैं। बस आपको इस दोनों में से जो भी आपको नंबर अच्छा लगता है उस पे कॉल करो और आप पूरी वीडियो को आराम से देखना। मैंने हर एक क्वेश्चन को बहुत आराम से समझा के करवाया है। अगर फिर भी अगर किसी को लगे कुछ-कुछ टॉपिक्स का मैंने ना आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझाया, क्योंकि उनकी वीडियो मैंने यूट्यूब पर आपको अपलोड कर रखी है। जिनकी नहीं कर रखी उनका कॉन्सेप्ट भी आपको बताया। ठीक है? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब हम नेक्स्ट वीक मिलते हैं एक और नए पेपर के साथ में और उसके कॉन्सेप्ट्स के साथ। थैंक यू सो मच।